बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना न्याजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। थैंक यू वेरी मच हिना न्याजी आपका मेरा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। वी होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे एंड अगेन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज बर्थडे है जनाब जुनैद खान साहब की। बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं, बहुत से एड्स में भी नज़र आते हैं, टीवी स्क्रीन पर भी नज़र आते हैं, सिंगर भी हैं, बहुत फैन फॉलोइंग भी है उनकी। तो जुनैद खान साहब हमारे साथ इस वक्त सुनो पाकिस्तान में ज्वाइन कर चुके हैं। जुनैद भाई गुड मॉर्निंग एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू यार। दिन की पहली जो मुबारक आप दोनों ने दी मुझे। अच्छा, थैंक यू सो मच। वाकई हम तो सोच रहे थे कि रात 12 बजे से सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी होगी। हाँ, वो रात की बात करो ना, रात तो हो गई, तब दिन की बात करो, उठने के बाद सबसे पहले। वेरी नाइस। तो आप जल्दी उठने के आदी हैं? बिल्कुल, मैं जी सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। बच्चों के बाद जो है फिर इंसान जो है वो लेट उठ नहीं सकता। एग्जैक्टली, रूटीन बन जाती है। तो रूटीन बन जाती है। चले, ये तो टीम थी। पहले मैं सुबह वर्कआउट जाया करता था, अब ये है कि बच्चों को स्कूल छोड़ के फिर वर्कआउट पे जाता हूँ। सो रूटीन सुबह की ही है। वेरी नाइस। अच्छा जुनैद, बताइए कि अपनी बर्थडे को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? आज आपके क्या प्लान्स हैं? देखें, एक हर मर्द की लाइफ में वो एक टाइम आता है, एक वो गिनती करना छोड़ देता है। तो मैं गिनती करना छोड़ चुका हूँ कुछ सालों पहले। मैं गिनती करता ही नहीं हूँ, मुझे खुद भूल जाता है कि यार मेरी कितनी साल हो गई है वो उम्र। अच्छा, इतना हो गया उम्र। तो आई थिंक वो एक पॉइंट आ। गुड कवर, वेरी नाइस। बहुत अच्छा कवर किया जुनैद भाई। बहुत अच्छा। हम फिजिकल एज में बिलीव करते हैं, यानी कि जो फिजिकल एज यानी कि हेल्थ वाइज हम कितने स्ट्रांग है, मेरे उस पर फोकस है कि मैं हेल्थ वाइज कितना स्ट्रांग हूँ, लेकिन नंबर में मेरा ध्यान खत्म हो गया। बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए। दिल होना चाहिए जवान, और फिर वर्कआउट जिम भी करते हैं, आपको फिट रखना चाहिए खुद को। यू राइट। तो इसलिए सेलिब्रेशन जो है वो उस तरह जो घर वाले सेलिब्रेट करते हैं तो बस वो कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन खुद से मैं प्लान नहीं करता अब कि अच्छा मुझे अपनी इस बर्थडे पे ये करना है या स्पेशल प्लान करना है। जो घर वाले प्लान कर ले तो वो जुनैद भाई वो कर लेते हैं। तो नए प्रोजेक्ट्स क्या आ रहे हैं आपके, ये जानने में हम बहुत इंटरेस्टेड हैं यार। एक दो प्लेज हैं जो कि एक हम टीवी पे शुरू हुआ है, अभी इसके दूसरे एपिसोड का ऑन एयर हुआ है। एक चैनल है ऑन टीवी, उसके लिए एक प्रोजेक्ट है, वो ऑन एयर हो जाएगा प्रॉब्ली इन दिस मंथ। सो दो टीवी के प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं। उसके अलावा म्यूजिक के कुछ कोलैबोरेशंस हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, पे काम चल रहा है। सो चल रहा है काम। जबरदस्त हो गया। आपको जबरदस्त। अच्छा जुनैद, ये बताइए कि इंजीनियर बनते बनते आप सिंगर कैसे बन गए, एक्टर कैसे बन गए? बस देखें, लंबी कहानी है। आई थिंक वो बात है जहाँ पे आप किस्मत आपको ले जाती है वहां पे इंसान चला जाता है जी। मैं क्योंकि कम गो बच्चा था हमेशा से, तो मुझे हमेशा एक अपने अंदर एक आवाज की तलाश थी जो कि मुझे हेल्प करे टू कम्युनिकेट टू द वर्ल्ड। अपने अंदर के जज्बात एहसासात को बताने के लिए मैं हमेशा उस टूल की तलाश में था। तो मुझे इंजीनियरिंग के मेरे ख्याल में तीसरे साल में मुझे ये आमद हुई कि हाँ, ये एक ऐसा मीडियम है जो कि मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और कुछ ऐसे दोस्त मुझे मिले जो कि कॉमन इंटरेस्ट जिनका था, और वहां से फिर ये शुरुआत हुई। और फिर म्यूजिक की शुरुआत हुई पहले अपने घर के गैराज में, पहले अपने कमरे में गाना शुरू किया, फिर घर के गैराज में गाना शुरू किया। फिर ये है कि फैमिली गैदरिंग में गाना शुरू किया, फिर उसके बाद स्टेज पे चले गए, फिर स्टेज पे पाकिस्तान के हर शहर में, फिर दुनिया भर में। तो बस आगे से आगे फिर चले गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई थी ना आपकी? बिल्कुल जी। मेरे अब्बू को हमेशा से ये टेंशन थी कि ये बच्चा जो है ये म्यूजिक करना शुरू कर दिया, इसने पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता। सो ही वेंट टू माय कॉलेज। मेरे डीन से मुलाकात की उन्होंने कॉलेज के, और उन्होंने कहा कि जी मुझे बताया बगैर ना, ही वेंट टू माय डीन एंड वेंट टू हिज ऑफिस। उन्होंने कहा कि पढ़ता भी है, तो डीन ने कहा जी इसके ग्रेड्स निकालो। जी ग्रेड निकाले तो ग्रेड सब अच्छे थे। जी ग्रेड में तो पढ़ाई में तो ठीक है। सो मुझे ये हमेशा से था कि पढ़ाई पहले, डिग्री पहले, एजुकेशन पहले, उसके बाद अपना पैशन को फॉलो करूं। सो अभी भी मैं जितने भी लोग मुझे बच्चे मिलते हैं उनको मैं ये एडवाइस करता हूँ कि यार एजुकेशन पहले कंप्लीट करें, अपना पैशन साथ में कंटिन्यू रखें। बहुत जरूरी है। और आपकी प्रोफेशन, आपका पैशन अगर आपका प्रोफेशन बन जाए तो क्या ही बात है, बट एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये इंजीनियरिंग जो है ये शोबिज की दुनिया में कितना काम आई आपके?
हाय ये इंजीनियरिंग ऐसे काम आई कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी काम आई। ऐसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में इतने माशाल्लाह इतने स्टूडेंट्स होते हैं कि उसमें से कोई 1000 में से कोई 2-3 तो आर्टिस्ट निकल ही आते हैं। तो मैं आई थिंक उनमें से था 2-3 लोगों में से जो आर्टिस्ट जिनको वो मीडियम मिला, जिनको वो एनवायरनमेंट मिला कि वो आर्ट की तरफ जा सके। मुझे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत हेल्प की। पढ़ाई तो चली रही थी लेकिन उसके अलावा थिएटर में, राइटिंग में, म्यूजिक में मुझे जो है वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने बहुत एक अच्छा एक ओपन ग्राउंड दिया जहाँ मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकूं। एंड ऑफ कोर्स यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल। आपको डाइवर्स किस्म के लोग मिलते हैं वहाँ पे, हर किस्म के, पाकिस्तान से पूरी दुनिया से आए हुए लोग होते हैं। तो वो आपको बड़े डिफरेंट किस्म के लोग मिलते हैं, ख्याल के किस्म के लोग मिलते हैं। कोई आपका एक कॉमन ख्याल का आपको बात, फिर आप एक पार्टनरशिप डेवलप करते हैं और फिर आगे से आगे बात चली जाती है। ठीक हो गया। अच्छा जुनैद, आज आपका बर्थडे, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें अपना ही कोई गाना गुनगुनाकर सुना दें। भाई इस टाइम तो बच्चे सो रहे हैं, मैं अब क्या सुनाऊं? अब ये भी नहीं कह सकते कि हम ये भी नहीं कह सकते कि आहिस्ता से ऐसा भी नहीं हम कह सकते। अच्छा जुनैद, आपने इतने अच्छा आप अपनी आपका चूंकि बर्थडे है और गाना इस टाइम गाने का माहौल नहीं है तो कोई शेर भी हो सकता है वैसे आपका पसंदीदा। मेरे ख्याल में आप दोनों को मिल के ना मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग गाना चाहिए। हम जरूर गा देते हैं ये। हाँ, लेकिन आपको हमें टॉलरेट करना पड़ेगा, हमारी आवाज को। हाँ यस, हमारी आवाज को टॉलरेट करना। बर्थडे गाना गाना अगर आपने इजाजत दे ही दी है, अगर आपने इजाजत दे दी है तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जुनैद खान, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, may you have many more, happy birthday जुनैद खान। ये देखिए ना, ये होता है गाना सुबह सुबह ये बर्थडे के दिन सुनना होता है। थैंक यू सो मच यार, anytime। Thank you very much for joining us. Thank you very much for joining us. Thank you so much. Once again, happy birthday जुनैद खान। Take care. अच्छा, हम तो चूंकि एनर्जी बहुत ज्यादा लेकर आते हैं इस शो के लिए, वरना नॉर्मली इस टाइम पे जो लोग उठते हैं ना उनकी तो आंखें भी नहीं खुलती। आंखें भी नहीं खुलती और ये एनर्जी लेवल और वो कैसे गाए और बिल्कुल वो सही कह रहे थे कि अगर बच्चे घर में सो रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो सुबह कहेंगे पापा को क्या हो गया सुबह। अच्छा, वैसे उनकी बर्थडे थी, हमें सुनाना चाहिए था लेकिन चूंकि हमारी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, मेरी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, और जमील की आपने अभी सुन ली है। चलते फिरते भी ऑफिस में गुनगुनाती रहती हैं और ऑफिस के लोग भी गवाह हैं और फिर इनसे फरमाइश भी की जाती है कि अच्छा हिना ये आपने बहुत अच्छा गाया, तो आइंदा कभी मत गाइएगा। ये देखिए आपका बड़ा पाना है कि आप ये कह रही हैं, वरना तो आप टक्कर के गुलकारों को टक्कर दे सकती हैं। It's just pulling my leg. All right जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और It's not like that. मैंने seriously मैंने तारीफ की थी। Okay. Thank you जमील। What next Hina? क्या आप जानते हैं? Yes. क्या आप जानते हैं, हमने ना थोड़ा सेगमेंट ऊपर कर लिया। आते ही हम पूछेंगे कि क्या आप जानते हैं। सुबह सुबह लोगों के इल्म में इजाफा किया जाए, इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाई जाए, उनके दिमाग की घंटी बजाई जाए और उनके दिमाग को खोला जाए। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुहावरा जो कि जमील ने मुझसे छुपा के रखा हुआ है, और उन्होंने मुझे कहा था मेकअप रूम में ये हमारी जो बात हुई थी तो बता रहे थे कि मैं आपसे सेट पे पूछूंगा कि मुहावरा है क्या और उसका मतलब क्या है। तो क्या मुहावरा है जमील, पूछिए। अच्छा, मुहावरा है जी, एक पंथ दो काज। एक पंथ, एक नून, यस, दो काज। काज तो शायद काम को कहते हैं, काम काज। और पंथ मुझे इसकी पंख नहीं है ये। ओके, एक पंथ से दो काज, ये तो एक तीर, एक पंथ दो काज, ये मुझे ऐसे लग रहा है एक तीर से दो शिकार। दिस इज जस्ट अ वाइल्ड गेस, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट। आप कह सकते हैं एक तीर से दो शिकार, लेकिन वो एक अलग जुमले में आता है। जा रहे हैं तो आप अंडे भी ले आए। क्या आप दही लेने जा रहे हैं, साथ ही अंडे भी ले आए। ये इसको नहीं कहते एक तीर से दो शिकार। आप दही लेने जा रहे हैं तो अंडे भी लेती हैं। ये तो मैं फंस गई हूँ। इसे नहीं कहते। मुश्किल है कुछ मुश्किल है। वैसे मुझे इसकी उससे लग रहा था कि हिना ने फिक्रा पूरा नहीं किया। आप दही लेने जा रहे हैं, अंडे भी लेते हैं, ये चाय रख दी है मैंने।
अच्छा जी, किसी एक अमल से दो फायदे उठाने को ना उर्दू जुबान में एक पंथ दो काज कहा जाता है। बात की है मैंने। बट तकरीबन 100 साल से ये इस्तिलाह जो है वो राइज है, ये हिंदी जबान से जो है वो मुस्तार है। आमतौर पर ये अच्छे मायने में इस्तेमाल होता है, मगर बाज़ औक़ात चलाकी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो था ना, आप जो कह रही थी कि एक तीर से दो शिकार, वो अच्छे मायनों में यूज नहीं होता। अच्छा, मतलब उसकी नेगेटिव कॉनोटेशन है। और इसकी भी तो, ये भी तो चालाकी के उसमें इस्तेमाल, जुमरे में इस्तेमाल होता है। अगर कोई चालाकी दिखाए, अगर नहीं, कभी कभार, लेकिन इसको, अच्छा जमील, मुझे लगता है कि जब हम मुहावरा बताते हैं तो उसका इस्तेमाल करना भी व्यूअर्स को बताना बहुत जरूरी है। तो हाउ डू वी यूज इट? एक पंथ से मैंने दो काज कर लिए, इज दैट करेक्ट? नो, एक पंथ दो काज। प्लीज मुझे इसको एक जुमले में जो है इस्तेमाल करना भी सिखाएं। काश ब्रेक का टाइम होता ना। इस बात के बाद एक ब्रेक आपकी फरमाइश भी हम ले लेते हैं। एक पंथ से दो काज सुनने के बाद ना, काश मैं ब्रेक ले पाता, लेकिन अच्छा, अभी नहीं ब्रेक लेंगे हम। अभी तो मूंगफली अभी इस टॉपिक को यहाँ पे हम ब्रेक लगा देते हैं और आगे बस ये था जी मुहावरा। एंड वी होप, अच्छा आप में से बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये शेयर किया जाए कि एक पंथ दो काज जो है, इस मुहावरे को इस्तेमाल करते हुए 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूंगफली की। सर्दियां जैसे ही आती हैं लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। शाम की चाय के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है मूंगफली, और अक्सर गुड़ के साथ भी इसको खाया जाता है। वैसे तो सभी जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनके बहुत सारे फ़वायद हैं, लेकिन आज हम आपको स्पेसिफिकली बताएंगे कि मूंगफली के क्या क्या जो है फ़वायद हैं, उसकी क्या ग़िज़ाइयत है। और ग़िज़ाइयत की जहाँ तक आपने बात की, तो ग़िज़ाइयत के एतबार से सेब, चुकंदर और गाजर जैसी ग़िज़ाओं से ज़्यादा ताकतवर है मूंगफली। इसमें मौजूद जो अज्जा है वो जिस्म की खुश्की को दूर करते हैं। इसमें विटामिन्स हैं, ई है, B1 है, B6 है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, B6 फोलेट भी इसमें पाया जाता है। तो मूंगफली जो है वो हर दिल अजीज मेवा है, क्योंकि इसे सभी खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जमील, यहाँ पर मैं मूंगफली के कुछ हैरत अंगेज जो है वो फ़वायद बताऊंगी। अक्सर लोग जो है मूंगफली खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जिन फ़ायदों की आपने बात की, बहुत ज़्यादा इसके फ़वायद हैं। सेब से, चुकंदर से, इन सब चीज़ों से ज़्यादा इसमें जो है वो ताकत होती है। इसके अलावा मूंगफली मैदे और फेफड़ों को ताकत देती है। कमज़ोर हड्डियों की अगर बात करें, उनको मजबूत बनाने के लेवल को कंट्रोल रखती है। इसमें जितने भी मौजूद कुदरती जो वो है अज्जा है, वो खून के नए खुलियात बनाने में भी हम मदद देते हैं। बिल्कुल, आपने तो मैदे और फेफड़ों की जहाँ तक बात की है, तो अगर उसमें पत्थरी हो तो उस सूरत में भी मूंगफली खाई जा सकती है। और इसमें विटामिन ए होता है जो कि कैंसर के खिलाफ जो है वो फाइट करता है। बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें भारी मिकदार में मौजूद होते हैं। और अगर हम बात करें थोड़ी सी ब्यूटी टिप्स की, तो मूंगफली का जो तेल होता है, जितनी भी खवातीन हज़रात इस वक्त देख रहे हैं, हाँ जी, चेहरे की जो ताजगी है और इसकी जो कुदरती रंगत है उसको बरकरार रखते हैं। जो इसका जो तेल है वो बहुत अच्छा होता है। आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगेन जो है बहुत सारे ऑयल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, लेकिन ऑर्गेनिक, ऑथेंटिक, ओरिजिनल जो ऑयल होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उसके फ़वायद जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन मूंगफली का तो सस्ता होना चाहिए। मूंगफली की बहुत अच्छी काश्त है पाकिस्तान में, अच्छी काश्त है, लेकिन जहाँ आपने इतनी सारे इसके फ़वायद बताए हैं, वहीं नुकसान की बात करते हैं कि जिन लोगों को गला खराब रहने की शिकायत होती है और हामला खवातीन खास तौर पे, उनको कम से कम मूंगफली का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर आप मूंगफली इस्तेमाल करेंगे तो वो भी नुकसानदेह है, गर्म होती है, ड्राई फ्रूट, तो फिर ऑफ कोर्स आपको जो है वो मैदे की गर्मी भी हो सकती है। अच्छा, एक और यहाँ पर मैं आप लोगों को टिप भी देती चलो। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जब मूंगफली आप लोग खाते हैं उसके ऊपर से फौरन पानी नहीं पीना, क्योंकि आप अक्सर लोग मूंगफली के बाद पानी पी लेते हैं और खांसी की भी शिकायत हो जाती है। तो जब आप कोई भी ड्राई फ्रूट खाते हैं, अवॉइड करें उसके खांसी का सिरप नहीं पी सकते बिल्कुल भी। आप चाय पी लें, आप कोई गर्म मशरूब पी लें, आप कॉफी, चाय, कहवा कुछ भी पी सकते हैं। अच्छा, वैसे कहा जाता है कि जो ड्राई फ्रूट्स है ना, वो कभी भी बहुत ऐसे नहीं करना चाहिए कि मूंगफली लेकर 4-5 दोस्त बैठ गए या आप घर में और खाई जा रहे हैं। आपको जो नट्स खाने का भी एक तरीका है, कि हैंड फुल ऑफ नट्स आप लें, जिसमें मूंगफली हो, काजू हो, पिस्ता हो, बादाम हो, वो एक दिन की ग़िज़ाइयत है। आपने बहुत महंगे ड्राई फ्रूट्स बता दिए, आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। तो मूंगफली जिसको गरीबों का फेवरेट ड्राई फ्रूट कहा जाता था, वो भी महंगी होना शुरू हो गई है।
तो इस पर भी हम जरूर बात करेंगे। जरूर बात करेंगे जी। लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। अब आपसे शेयर करेंगे पॉलिटिकल न्यूज़। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब चीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब की दावत पर गए हैं और ये उनका वजारत उज़्मा संभालने के बाद पहला दौरा चीन है और वजीर आजम के हमरा वफाकी काबीना के अरकान भी गए हैं। इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक के कायदीन स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन पार्टनरशिप का जायजा लेंगे और इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान वसीतर 2 तरफा ताउन के एजेंडे पर पेशरफ्त और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की रफ्तार मजीद बढ़ने की भी तवक्को है। दौरा चीन से मुतालिक वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ये दौरा CPEC और एक नई मंजिल के लिए अहम किरदार अदा करेगा। दौरे के दौरान CPEC के हवाले से मुआहिदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर सलमान शाह, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे साथ हैं। उनसे हम इस मुतालिक बात करेंगे कितना फ्रूटफुल हो सकता है वज़ीर आज़म का ये दौरा, लेकिन उससे पहले एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। वज़ारत उज़्मा की कुर्सी संभालने के बाद शहबाज शरीफ का पहला दौरा चीन। बीजिंग पहुंचे तो रेड कारपेट पर इस्तकबाल हुआ। वेलकम करने वालों में चीनी आला हुकाम और पाकिस्तानी सिफारत खाने के अफसर शामिल थे। दौरे के दौरान शहबाज शरीफ की चीनी सदर हम मनसब से मुलाकातें शेड्यूल। सरमायाकारों और पाकिस्तानी ताजिरों से भी बैठक होगी। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो, वजीर खजाना इसहाक डार, वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और दीगर वुज़रा भी वजीर आजम के हमरा हैं। दौरे के दौरान अहम मंसूबों के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। इल्तवा का शिकार कई मंसूबों को तेजी के साथ मुकम्मल करने के लिए भी गुफ्तगू होगी। डॉक्टर सलमान शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आप खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, वज़ीर आज़म साहब का ये 2 रोज़ा सरकारी दौरा है और बहुत उम्मीद की जा रही है कि CPEC मुआहिदों पर दस्तखत होंगे और CPEC की रफ्तार एक बार फिर जो है वो बढ़ जाएगी। कितना फ्रूटफुल होगा ये दौरा आपके ख्याल में? देखिए, चाइना के साथ हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता है और जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो चाइना के साथ बन रही है वो भी अब पिछले 10-12 साल में एक उसका मोमेंटम भी है, नॉटविथस्टैंडिंग के कोविड की वजह से थोड़ी सी बीच में डिसरप्शन हुई है। लेकिन इस वक्त जो CPEC का स्टेज है वो है बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप्स, यानी कि अब चाइना की बिजनेसेस को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए अब CPEC उस स्टेज पे है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में, और पाकिस्तानी बिजनेसेस का चीन में मार्केट्स तलाश करने का स्टेज आ चुका है। तो आई थिंक ये इस ज़मन में ये बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि चीन अभी तो लॉकडाउन में ही है, लेकिन एज सून एज वो लॉकडाउन से निकलता है तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान के साथ ट्रेड और एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की, इसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। तो आई थिंक डिपेंड करता है कि अब हमारे साथ वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से भी लोग आई एम श्योर गए होंगे इस विजिट में और जो चीन के साथ हमारी ये बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, चीन से जो कर्जे लिए हुए हैं, बहुत से कर्जे जो हैं वो ओवरड्यू हैं और उनको अब रीस्केड्यूल करना है, उनको रीस्ट्रक्चर एक किस्म का करना है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट एरिया होगा। तो मेरी नज़र में अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, अदर देन रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स ML1 है उसके ऊपर शायद एक फर्दर प्रोग्रेस हो, बट मेन जो टारगेट इस वक्त होना चाहिए पाकिस्तान का, एक तो कर्जों की जो है रीशेड्यूलिंग और दूसरा इन्वेस्टमेंट चाइनीज कंपनीज की पाकिस्तान में, जो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सलमान शाह साहब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है मुल्क में।
क्योंकि मईशत का जो पहिया है वो भी डिपेंडेंट होता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है किसी भी मुल्क में। सीपैक का जहाँ तक मामला है, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि इल्तवा का शिकार है, और सीपैक एक इतना बड़ा मंसूबा है जिसमें ना सिर्फ चीन की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी इस पूरे खित्ते में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपके ख्याल में सीपैक को लेकर मौजूदा या इससे पहले हुकूमतें जो रही हैं वो सीरियस नहीं हैं या काम कर ही नहीं पा रही? सीपैक इल्तवा का शिकार क्यों है? देखिए, दो वजूहात हैं। एक, चीन में जो कोविड की स्ट्रेटजी है वो ज़ीरो टॉलरेंस की है, उसकी वजह से लॉकडाउन बहुत शदीद है और चीन से ना ज़्यादा लोग विजिट कर सकते हैं ना वहाँ से बाहर जा रहे हैं। सो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि एक स्विच ओवर है जहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स वो जो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और अब आप जैसे बिजनेस टू बिजनेस में हमने फ़रोग देना है इन्वेस्टमेंट को। अब उसमें बहुत ज़रूरी है नंबर 1 कि आपकी कंपनीज़ और उनकी कंपनीज़ में आपस में बातचीत हो, विज़िट्स करें, वो एग्रीमेंट्स करें और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो और यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी हो, क्योंकि ये दो हमारी मेजर ज़रूरत है पाकिस्तान की, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। और ये जो है ये पाकिस्तानी साइड से डोमेस्टिक जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका रोल है, और चाइनीज़ साइड के चाइनीज़ की बड़ी जो कंपनीज हैं जो ग्लोबली इन्वेस्ट कर रही हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा बन रहा है। उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। और आपने बात सही की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, क्योंकि जो बिजनेसेस हैं वो जब स्टेबिलिटी नहीं देखती तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट करने से दरेक करती हैं। और वो एक हमारी सिचुएशन है कि हमारे मुल्क में खासा इंतशार है, खासी पोलराइजेशन है, अदारों की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की, सोसाइटी डिवाइडेड है। अब इस सिचुएशन में अब जितने भी हमारी लीडरशिप है इनको सोचना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। ठीक हो गया जी। सलमान साहब बताइएगा, हमारी एक्सपोर्ट्स अचानक से क्यों कम हो गई हैं, क्या वजह है इसकी, आप क्या समझते हैं? देखिए, ग्लोबली इस वक्त स्लो डाउन हो रहा है। आपको पता है कि तमाम यूरोप में और अमेरिका में एक किस्म की रिसेशन आई हुई है। वो डॉलर जो है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है और जो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं अमेरिका में, यूरोप में, वो बढ़ रहे हैं, उससे इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है। लेकिन आई थिंक कि ये पाकिस्तान से जो स्लो डाउन का है वो पर्टिकुलरली हम 1-2 आइटम्स ही एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें मेजर आइटम टेक्सटाइल्स है। तो टेक्सटाइल्स में भी खासी जो है एक किस्म की स्लो डाउन है हमारी ट्रेडिशनल मार्केट्स में। सो आई थिंक ये एक ग्लोबल फिनोमेना है और ये जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी दुनिया में आती है, पर्टिकुलरली अब यूक्रेन की जंग जो है अगर वो किसी सीज फायर की तरफ जाती है या वहाँ पे कोई बातचीत शुरू हो तो फिर ये सिचुएशन जो है कुछ बेहतर होगी इंटरनेशनली। लेकिन अनसर्टेनिटी इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के सेंट्रल बैंक्स जो हैं उन्होंने भी अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं। वो उन्होंने जो है जो आसान क्रेडिट और मनी सप्लाई को इंक्रीज करना, ये चीज़ें उन्होंने तकरीबन रिवर्स करते चले जा रहे हैं और उसकी वजह से स्लो डाउन है हमारी एक्सपोर्ट्स में। सही। अच्छा सलमान शाह साहब,
तवानाई जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की ग्रोथ में, ख़ास तौर पर आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपके मुल्क में अगर बिजली होगी तो वो इंडस्ट्रीज़ चल सकेंगी। हमारा मामला ये है पाकिस्तान का कि गर्मियाँ आती हैं तो बिजली गायब होना शुरू हो जाती है और सर्दियाँ आती हैं तो गैस गायब होना शुरू हो जाती है। अभी दौरा चीन से पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब एक बहुत बड़ा एक अच्छा रिलीफ पैकेज का ऐलान करके गए हैं किसानों के लिए। आफ्टर ऑल हम एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं और हमें बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन हम नहीं दे पाते। लेकिन इस बार अच्छा एक पैकेज जो है वो अनाउंस हुआ पीएम की जानिब से। लेकिन जहाँ तक एक्सपोर्ट्स की बात है उसके लिए तो हमें तवानाई बहरान से भी लड़ना होगा। तो आपके ख्याल में तवानाई बहरान को किस तरह से कम किया जा सकता है, कैसे उस पर काम हो सकता है ताकि हमारी इंडस्ट्रीज 100% आउटपुट दे सकें? देखिए, एक तो है कि हमारा जो पावर सेक्टर है वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुका है। उसमें 2-3 इश्यूज हैं। नंबर 1 इशू है कि वो इंपोर्ट बेस्ड है, इंपोर्टेड एनर्जी के ऊपर लगा हुआ है, जहाँ पे आप कोयला, गैस और तेल और उससे आप बिजली बनाते हैं। तो इम्पोर्टेड जो इस वक्त बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरी बात ये है कि ये ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बहुत महंगे प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें IPPs के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बहुत लॉन्ग टर्म हैं और उसमें खासी एक्सपेंसिव बिजली पाकिस्तान ने कमिट की हुई है ख़रीदने के लिए। तो वो ऐसी महंगी बिजली जो है वो ना तो आपकी इंडस्ट्री उसको खरीद सकती है और कंपेटिटिव रह सकती है और ना आपका डोमेस्टिक यूज़र उसको खरीद सकता है। सो ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इससे निकलना उसी वक्त होगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं यहाँ तो ये अमेंड किए जाएं और यहाँ ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो और उनकी जगह पे हम इंपोर्टेड बिजली की बजाय डोमेस्टिक बिजली करें जो रिन्यूएबल्स पे हो, सोलर पे हो, विंड एनर्जी हो, बट उसमें आप ज़ाहिर है कि टाइम लगेगा। सो ये एक पाकिस्तान के इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है एनर्जी का, जो कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन वो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। एनर्जी एफिशिएंसी हमें बहुत करनी पड़ेगी। जो हमारी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने में हमें अपने जो इस्तेमाल है उसके ऊपर काबू करेंगे तो शायद थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाए इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्गर रन आपको ये बिजली का निज़ाम नया निज़ाम बनाना पड़ेगा। सो आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप पॉइंट रेस कर रहे हैं। इसी को हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहते हैं एक किस्म की, कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, इनकी जो इनमें इन्वेस्टमेंट लाना, इनका इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को चेंज करना, इनकी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को चेंज करना, ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है ताकि बिजनेस करना आसान हो, एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें आसानी हो और पाकिस्तान में जो बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो और उससे फिर आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ें और आपकी प्रोडक्शन भी बढ़े और बेरोज़गारी जो है वो भी ख़त्म हो। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो साइमल्टेनियसली आपने करनी है और इस वक्त इन्वायरमेंट इंटरनेशनली अनसर्टन है और इन्वायरमेंट डोमेस्टिकली पोलराइज्ड है। तो आप सोच सकते हैं कि इन हालात में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक मैनेजमेंट कितनी मुश्किल होगी। बिल्कुल सही। अच्छा सलमान शाह साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। आपने IPPs का जिक्र किया, ये बात सच है कि IPPs के साथ माजी में जो हमारे मुआहदे हुए हैं वो सबके सामने हैं, बिजली की प्रोडक्शन हो रही हो या ना हो रही हो, कंजप्शन हो रही हो या ना हो रही हो, आपने जो मुआहदे किए हैं उसके मुताबिक आपने उनको पे करना है। PTI की जब गवर्नमेंट आई तो सबसे पहले IPPs को ही टेबल पर लाया गया और उनसे बात की गई, मुज़ाकरात किए गए कि भाई इतने पैसे हम नहीं दे सकते, तो लिहाजा इसको रिवाइज़ किया जाए। इमरान
इमरान खान साहब ने खास तौर पर इस पर तवज्जो दी कि विंड प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं और जो सोलर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पाकिस्तान में लगे हुए हैं उनके साथ दोबारा निगोशिएशन हुई और रिवाइज करने की कोशिश की गई टैरिफ को, क्योंकि बिजली कीमतें बहुत बढ़ रही थी। अब जब से मौजूदा गवर्नमेंट आई है हम देख रहे हैं हर 15 दिन बाद हर महीने बिजली के बिलों में इजाफा होता जा रहा है। तो सवाल मेरा यह है कि एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो इसका एक रीजन है ही, उसके अलावा हमारे जो इदारे हैं क्या वो भी बीच में काम करना छोड़ देते हैं और पुरानी गवर्नमेंट जो काम कर रही होती है जिस भी मुआहदे पे उसको ब्रेक लगा के फिर नए मुआहदों की तरफ चल पड़ते हैं? ऐसा ट्रेंड क्यों है? देखिए, हमारी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में खासी कमजोरियां हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म विजन के मुताबिक काम नहीं करते। आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है और हमारे आबादी जो है एक यूथ बल्ज है, बहुत बड़ी आबादी है यूथ की, और ये सारे यूथ बल्ज जो है ये आपकी वर्क फोर्स में कन्वर्ट होती है, और वर्क फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, आपको अच्छी बिजली की ज़रूरत है, आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स वो चाहिए जिनसे वो जॉब्स बने जो दुनिया मांगती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो फोकस नहीं है इस चीज़ पे, वो फोकस होती है डे टू डे ऑपरेशन में। जैसे आपने बिजली की बात की, अगर हमने उस वक्त ये सोच के काम किया होता कि बिजली जो है उससे हमारी कंपेटिटिवनेस ने बेहतर होना है और इसलिए हमें कंपेटिटिव प्राइसेस पे बिजली चाहिए, तो मे भी हम इस किस्म के वादे ना करते। हमने उस फोकस किया कि जी हमने लोड शेडिंग खत्म करनी है और जितनी भी कीमत पे लग जाए बिजली उस पे लगा लो जी, तो बाद में देखेंगे। तो वो बाद में देखने का ये नतीजा है कि हम बिल्कुल नॉन कम्पिटिटिव हो गए हैं पूरी दुनिया में। सो आई थिंक इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के ऊपर जब नहीं होगी तो इस तरह के बहुत से इश्यूज आएंगे जो हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल रैंकिंग्स जो हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में वो बहुत ख़राब हैं जी, बिल्कुल। या आपकी निज़ाम गवर्नेंस के इश्यूज, ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स, आपके सेहत के इंडेक्स, आपके बच्चों की खुराक के इंडेक्स, उनकी स्टंटिंग के इंडेक्स, ये सारे शर्मनाक हद तक ख़राब है जी, बिल्कुल। और इसके ऊपर हमें फोकस करने की बहुत ज़रूरत है और ये जो इकोनॉमिक्स और सोशो इकोनॉमिक जिसे कहते हैं एनवायरनमेंट, उसमें सही डिसीजन मेकिंग करेंगे तो इन चीज़ों से हम निकलेंगे। पाकिस्तान का आपने सुना ही है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लेकिन मैनेजमेंट हमारी बहुत ख़राब है, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक में पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारा फोकस जिन चीज़ों पर चाहिए वहाँ हम फोकस करते नहीं है और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देती है और हम तरक्की के रास्ते पर जो गामजन होते हैं वो हम 100 स्टेप पीछे चले जाते हैं। तो इसलिए मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि सियासतदानों के ये जो रौले हैं जो करंट अफेयर्स की ज़ीनत बने रहते हैं, अगर इनको हटाया जाए इस पर्दे को तो पीछे ये वो सारे मामलात हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि अवाम का भी तो बिलाखिर सोचना ना। बिल्कुल, और अवाम का सोचना भी बहुत ज़रूरी है और इस वक्त ब्रेक का सोचना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ब्रेक बनती है ना जी। एक ब्रेक हाजिर होंगे, ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान। अभी हम बात करते हैं जनाब गैस की किल्लत के हवाले से, क्योंकि मौसम सरमा में गैस की शदीद किल्लत का सामना हो सकता है। मकामी गैस जो है वो 750 मिलियन क्यूबिक फीट मिल रही है और दरामदी जो RLNG 1000 MCFD के लगभग है। इस वक्त गैस की सप्लाई जो है तलब और रसद में का जो मामला है उसमें अगले महीने गैस की तलब में कई गुना इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से घरेलू सारिफिन को सिर्फ खाने के 3 औकात में गैस मिलेगी। और अभी भी ना यही हो रहा है कि रात 10 बजे के बाद लोड शेडिंग जारी है शुरू हो जाती है गैस की।
और खाना पकाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और आगे फ्यूचर में तो इसके टाइम टेबल में और ज़्यादा कमी आ जाएगी, जल्दी लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा घंटों के लिए लोड शेडिंग की जाएगी। और अब कहा ये जा रहा है कि शायद रिकॉर्ड्स जो है दिन में 3 दफ़ा गैस मिलेगी कि नाश्ता बना लें, दोपहर का खाना बना लें और रात का खाना बना लें। लाइक अभी तो ये होता है ना कि रात के टाइम आप गैस चली जाएंगी तो जल्दी जल्दी खाना बना लें और बाकी सारे दिन में गैस होगी। लेकिन अब शायद ये कहा जा रहा है कि इसका पूरा एक शेड्यूल बनाया जाएगा कि 3 टाइम सिर्फ गैस आएगी। हाँ, और उसमें भी लाइक दोपहर 12 से 2 या शाम 7 से 9, इस तरह कोई 2-2, 3-3 घंटे दिन में 3 दफा शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और अभी भी अगर गैस देखें तो प्रेशर ही उसका इतना कम हो गया है, प्रेशर भी कम जो खाना घंटे में बनता था वो खाना 2 घंटे में बन रहा होता है। तो ये फ्यूचर में जाकर जब ज्यादा सर्दियां आएंगी और ज्यादा मसाइल जो है वो जन्म लेंगे, तो इस पर टाइमली काबू पाने की जरूरत है। इस पे लेकिन हम बातें करते रहते हैं, अगेन हम अपनी हुकूमत की तवज्जो भी दिलाते रहते हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिकलिटी इम्प्लीमेंटेशन हमें उस तरह से नजर नहीं आती और शहरियों को फिर से जो है ना वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं जनाब इस पर। पाकिस्तान में पैदा होने वाली कुदरती गैस की दस्तयाबी 50 करोड़ मकान फुट है। सर्दियों में सिर्फ घरेलू सार्फिन को 1 करोड़ मकान फुट गैस की जरूरत होती है। किल्लत पर काबू पाने के लिए सुई नादर्न गैस कंपनी ने सार्फिन को LPG गैस और सिलेंडर फराहम करने का प्लान बनाया है। सीनियर जनरल मैनेजर सुई नादर्न गैस कंपनी सैयद जवाद नसीम का कहना है कि LPG गैस और सिलेंडर की फराहमी से अवाम की मुश्किलात में कमी आएगी। गैस हमें बड़ी लिमिटेड मिलती है, सिस्टम गैस। जो सिस्टम गैस मिलती है वो KP के कंजम्पशन के बाद हार्डली 500 के करीब MMCFD के करीब पंजाब में आती है। अब इस वक्त भी डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है उसका ही पूरा हो जाना 500 MMCFD में मुमकिन नहीं होता है। दूसरी तरफ अवाम का कहना है कि LPG किसी तरह भी कुदरती गैस का मुतबादल नहीं है। LPG से ईंधन का माहाना खर्च 400-500 से बढ़कर 4-5 हज़ार रुपए तक पहुंच जाएगा। कीमत में बहुत फ़र्क है, वो बहुत महंगी है LPG और इसका बिल नॉर्मल आ जाता है जो हम दे सकते हैं आराम से। हमें LPG नहीं चाहिए, हमें गैस चाहिए, कम बिल चाहिए। उस तरह बिल जो है ना हमें 250-300 आता है, उस तरह तो वो ज़्यादा हो जाएगा। फिर महंगाई के सताए अवाम हुकूमत से गैस पर सब्सिडी देने का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन अदनान भट्ट के साथ मोहम्मद लुकमान, सुनो TV, लाहौर। और अब बात करेंगे लॉन्ग मार्च की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च नए स्केड्यूल के मुताबिक जो है, अब वो जो काफिला है इतवार को जहलम पहुंचेगा, जिसके बाद आगे का लाए अमल क्या होगा वो भी तय किया जाएगा। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ये कहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कि इमरान खान 2000 लोग लाएं या फिर 20,000 लोग लाएं, उनका कोई मुतालबा आपने तस्लीम नहीं करना। और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अपनी साख को नुकसान पहुंचने पर 10 अरब रुपए हर्जाने का मुकदमा दायर करेंगे। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की इंतजामिया को यकीन दहानी करवाई है कि उनका ये एहतजाज पुरअमन होगा और वफाकी वज़रा ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुज़ाकरात के जो इम्कान है उसको मुस्तरद कर दिया है। तो तहरीक इंसाफ का ये लॉन्ग मार्च शेड्यूल के तहत बरास्ता गुजरावाला, वज़ीराबाद, गुजरात, जेलम, गोजर खान और रावलपिंडी से होता हुआ इस्लामाबाद पहुँचेगा। तो ये अपडेट है कि कल तमाम दिन जो हुआ, एक्स प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो खिताब करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी निशाने पर लिए रखा और मुज़ाकरात की जो खबरें थी उसमें भी उन्होंने कह दिया कि मौजूदा हुकूमत से मैं क्या मुज़ाकरात करूं, इनके पास तो मुझे देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो डील उससे की जाती है जो पावरफुल हो। इस तरह की बातें जनाब इमरान खान साहब ने कल के इस जलसे में की। तो आज 5वां रोज़ है, आज पाँचवें रोज़ इसका अब आगाज़ होगा इस लॉन्ग मार्च का। तो कहा यह जा रहा है कि शायद इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने तक 10 या 11 नवंबर हो जाए। बिल्कुल, और बहुत सारे लोग इस लॉन्ग मार्च को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि लॉन्ग मार्च जो है वो पता नहीं कब पहुंचेगा इस्लामाबाद, इतने दिन लग रहे हैं। और कल मरीम साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की लंदन में जिसमें उन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। और आपने सही कहा कि वो तनकीद का निशाना ये है बेसिकली कि शायद
खुद ही इस लॉन्ग मार्च को थोड़ा प्रोलॉन्ग किया जा रहा है क्योंकि उनको पता है इमरान खान साहब को कि मेरे साथ लोग नहीं हैं जी, ठीक है, तो मैं इतनी बड़ी तादाद में लोग लेके इस्लामाबाद एंटर नहीं हो सकूंगा, तो इसलिए वो खुद भी इसको थोड़ा लेट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, और ये इस तनकीद का सामना इमरान खान को मौजूदा हुकूमत की जानिब से। पॉलिटिकल करंट अपडेट्स तो हमने आपको दे दी, अब हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ की। जमील, कभी आपने बहुत छोटे टेलीविजन के बारे में सुना है? हाँ जी, अभी हम सुनाने लगे जब ये मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जी हमारे पास कि अंगूर बराबर दुनिया का सबसे ज़्यादा छोटा टेलीविजन मुतारिफ कराया गया है। और जहाँ फोन्स की बात करते हैं और छोटी स्क्रीन्स की बात करते हैं, वहीं हमने प्रोजेक्टर्स की सूरत में बड़ी स्क्रीन्स भी हमारे दिन देखते रहते हैं। और ऐसे में एक कंपनी ने अंगूर के बराबर टेलीविज़न लॉन्च कर डाला है, और ये टाइनी सर्किट जो है नामी एक कंपनी है जिन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है जिन्होंने ये टेलीविज़न इंट्रोड्यूस करवाया है, और ये आम मोबाइल की स्क्रीन से भी छोटा है। और इस टेलीविज़न में एक बड़े टेलीविज़न की तकरीबन तमाम खुसूसियात मौजूद हैं। इस छोटे टेलीविज़न पर ना सिर्फ आप तमाम मतलूबा बटन जो हैं, जो हमें अपने घरों में टेलीविज़न पर नज़र आते हैं, वो भी बटन्स भी होंगे, इसके साथ साथ रिमोट भी होगा जो कि इस छोटे से अंगूर जितने साइज़ के टेलीविज़न को कंट्रोल करेगा। और टेलीविज़न पर आवाज़ के लिए स्पीकर्स भी मौजूद हैं। और ये टेलीविज़न जो है ये पुराने स्टाइल में जिस हम टेलीविज़न को एक स्टैंड पर रखते थे उसी तरह स्टैंड पर रखा जाएगा। बिल्कुल, तो ये टेलीविज़न आप देख सकते हैं जनाब। स्क्रीन में तो ये छोटा है लेकिन इसमें फंक्शन पूरे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी जो हमने ये डिसाइड किया कि आप। अच्छा, इसको देखने के लिए मुझे लगता है माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा क्योंकि अंगूर के बराबर ये टेलीविज़न नजर कैसे, मुझे लगता है ये कीड़े मकोड़ों के लिए छोटे अंगूरों के लिए। बिल्कुल जी, हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी होनहार पाकिस्तान लड़की से जिन्होंने अपने टैलेंट को जो है वो बहुत खूबसूरती से निखारा, और उन्होंने कैलीग्राफी को कागज़ से हटकर बाकी चीज़ों पर उतारा। और मुझे लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड आपकी एबिलिटीज़ होती हैं जिनको अगर वक्त के साथ साथ निखारा जाए, पॉलिश किया जाए, तो ये इनमें और ज़्यादा निखार आता है और लोग फिर आपके आर्ट को, आपके काम को सराहना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है जनाब। और इस वक्त जो आर्ट वर्क आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये समारा शाहिद का ये टैलेंट है। और समारा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जो कैलीग्राफी है वो कागज़ और कैनवस से हटकर उन्होंने किस तरीके से इसको नए अंदाज में पोर्ट्रे किया, कैसे उनको इसका ये ख्याल आया, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करती हैं वो इन पिक्चर्स को बनाने के लिए। तो समारा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह, इतना प्यारा आर्ट वर्क है ये। क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करके ये बनाती हैं आप, और कैसे आपको ख्याल आया इस काम का? अच्छा, ख्याल तो ऐसे ही आया था। मैं पहले पेपर पे ही करती थी जब मैं पढ़ रही थी, BFA कर रही थी, तो सब ये पूछते थे कि अच्छा क्या पढ़ती हो? कैलीग्राफी। अच्छा, वो खताती जो तुम जो पेंटर लिखते हैं बोर्ड के ऊपर, या तुम अल्लाह ताला के नाम लिखती हो, तो एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट था कि खताती होती ही पेपर या कैनवस पे है। तो उस कॉन्सेप्ट को ब्रेक करने के लिए फिर मैं थोड़ा 3D चीज़ों की तरफ आई थी। ठीक है। और मटेरियल्स मैं वुड यूज़ करती हूँ, मेटल यूज़ करती हूँ, फाइबर, और इसके अलावा आजकल स्टेनलेस स्टील और इस तरह की चीज़ों पे भी काम कर रही हूँ। अच्छा समारा, आपने बताया कि अभी आप किसी कॉलेज में पढ़ाते भी हो। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में फ़ाइन आर्ट्स पढ़ाती हूँ। और आपने आर्ट्स एंड डिज़ाइन में भी कुछ किया हुआ है, उसके बारे में बताओ कौन कौन सी डिग्रीज हैं आपके पास? आप बता रहे थे कि आपके पास उर्दू में भी कोई डिग्री है जो आपने अपनी ओके, अच्छा, मास्टर्स किया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने BFA किया था, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स विद मेजर कैलीग्राफी इन 2016 लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से जी। और उसके बाद मैंने 1 साल का काम करती रही, रेस्ट किया, और फिर मैंने 2017 to 19 MPhil इन आर्ट एंड डिज़ाइन किया फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके। और इसी दौरान मैंने फिर प्राइवेट MA उर्दू भी कर लिया। माशाल्लाह, मतलब आप MPhil भी किया हुआ आपने? जी जी, फिलोसफर हैं आप। तो इस फिलोसफी को, आर्टिस्ट भी हैं और फिलोसफर भी हैं, तो फिर सोचें कि इनका जो काम है वो उसमें आर्ट कितना झलक रहा होगा। और टीचर भी है ना। जब ये आई तो मैं इनसे पूछ रही थी कि आप अभी कौन सा सेमेस्टर में हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ती हैं समारोह, तो उन्होंने बताया कि मैं तो पढ़ाती नहीं हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये मुझसे सभी पूछते हैं। इवन मैं क्लास में होती तो कोई नई क्लास में जाऊँ तो स्टूडेंट्स को भी नहीं पता था कि हमारी टीचर एंटर हुई है।
तो कोई बात नहीं, मैं मेरे लिए आदत हो गई है। अच्छा, तो समारा ये कैलीग्राफी का शौक पैदा किस तरह से हुआ? क्योंकि बहुत मुख्तलिफ शौक है, और फिर जिस तरह से आपने कागज से हट के दूसरी चीज़ों पर कैलीग्राफी की, मेटल के ऊपर जिस तरह से हमने अभी तस्वीर भी देखी, वो बनाना आसान काम नहीं है। कितना मुश्किल था ये शौक? और वैसे तो कहते हैं कि जब शौक हो, पैशन हो आपको, तो कुछ मुश्किल नहीं लगता, कोई मुल नहीं होता। मैंने वैसे कभी नहीं सोचा था कि मैं कैलीग्राफी को ही आगे परस्यू करूंगी। बस राइटिंग अच्छी थी, स्कूल में थोड़ा सा वो कराते थे ना कि जी पेंसिल से लिखना है, और बड़ा वो तख्ती कभी भी नहीं लिखी थी मैंने। तो मैंने फिर कहा कि मैंने फाइन आर्ट्स पढ़नी है। तो फिर मेरी मदर और पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है, फाइन आर्ट्स अगर एक शौक अपना कर रही हो तो फिर आगे मेजर्स में कैलीग्राफी रख लो, चलो एक स्केल आ जाएगा। तो तब तक भी मुझे था कि चलो ठीक है कर लेती हूँ, सब कह रहे हैं। अगर मुझे फाइन आर्ट्स के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता है नहीं इसको, इस फील्ड को समझा जाता है कि जी कहते हैं जो बड़ा नालायक है वो इस फील्ड में आ जाता है। ये भी एक कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों का। बिल्कुल नहीं है, कहते हैं होता है हमारे मुआशरे में ऐसी बातें। साइंस वाले बच्चे बड़े वो अच्छे होते हैं, वो बड़ा पढ़ते हैं, और आर्ट्स वालों का तो कोई काम ही नहीं होता। ये आर्ट्स वाले बच्चे तो गॉड गिफ्टेड होते हैं। बिल्कुल। तो फिर मैंने रखी कैलीग्राफी, और फिर मैंने ख़त सीखे मुख्तलिफ। उस्ताद इरफान अहमद ख़ान है मेरे उस्ताद, उनसे सीखा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही चीज़ें जो है ना वो वक्त के साथ साथ पेपर से और 3D की तरफ आती है। तो ये 3D जो है ये शौकी हद तक है या बिकता भी है? आप अर्निंग भी होती है आपकी? नहीं, ये मेरी अर्निंग भी होती है। मेरा मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग यही है बेसिकली। ओके। और मेरी एग्जीबिशंस होती हैं डिफरेंट गैलरीज में, ऑनलाइन भी सेल हो जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा समारा, ये बताओ कि एक आर्ट पीस बनाने में, फॉर एग्जांपल एक टेबल मेटल का जो आप बनाते हो या कुछ भी इस तरह का पीस बनाते हो, उसमें कितना वक्त दरकार होता है? अच्छा, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। लेट्स सपोज वुड का काम है तो वो जाहिर सी बात है वो मैं किसी वर्कशॉप में जाके कराऊंगी। तो वो फिर ये है कि एक जगह से लकड़ी ख़रीदना, एक जगह से फिर काम करना, बैठ के लिखना, और फिर उसकी कटिंग कराना, और फिर वापस आके उसे असेंबल करना, फिर पॉलिश वगैरह कराना, 15-20 दिन महीना लग जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जो मैंने काटना भी खुद ही है, फॉइल का काम है या मिरर के ऊपर किसी तरह का काम है, तो वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि ज़रा प्रोड्यूसर साहब फुल स्क्रीन पे दिखाएं इनके इस काम को, और हम फिर इनसे पूछते हैं समारा से कि ये जैसे ये मुझे नेल्स और काम लग रहा था इससे पहले जो पिक्चर थी धागे का 3D, तो वो 3D में ये आप इस पेंट ये दिस वन ये पेंटिंग है, ये कैलीग्राफी हुई हुई है, ये अल्फाज लिखे हुए सारे, और ये दरख्त बने हुए बेसिकली। ये एक लैंडस्केप कह लें काइंड ऑफ है। और इसमें जितने भी लीव्स हैं ये सारे उसके बे मीम अल्फाबेट्स हैं। अच्छा, मुझे लगा ये इसकी ना मुझे 3D इफेक्ट आ रहा था। एग्जैक्टली। ओके। और मुझे ये पेंटिंग लगी, ये कैलीग्राफी, इसमें हमें तो मुझे लगता है शायद बहुत गौर से देखा जाए तो वो समझ में आता है। इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है? इसके ऊपर रैंडम अल्फाज लिखे हुए हैं, अलिफ बे जीम दाल रे। अच्छा। जैसे आर्टिस्ट एक पेंट करता है, पेंटर जो होता है वो पेंट से इमेजरी क्रिएट करता है, तो मैं आप कह लेंगे अल्फाज से इमेजरी क्रिएट करती हूँ। अब वो इमेजरी कैनवस पे भी हो सकती है, वो इमेजरी एक 3D भी हो सकती है। बिल्कुल, वो पूरी दुनिया में इस पे बड़ा काम हो रहा है। और खास तौर पर वेस्टेजेस जो होती है ना, प्लास्टिक के ढक्कन हो गए, धागा हो गया, नेल्स हो गए, नेल आर्ट भी एक पूरी फील्ड है, तो उसकी एक झलक प्रॉपर नजर आ रही है समारा के इस काम में। बहुत नफासत है आपके काम में समारा। अच्छा समारा, मुझे ये बताओ कि पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया? क्योंकि जब लड़कियां आर्ट्स की तरफ जाने का सोचती हैं तो वालिदैन, अक्सर वालिदैन जो हैं वो उस तरह से अलाउ नहीं करते। ये क्या फील्ड है? ये क्या करोगी, फिर क्या तुम तस्वीरें अब बनाओगी, कुछ पढ़ लिख लो अच्छा। और जनरल परसेप्शन एक पेरेंट्स के माइंड में भी होता है, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये बन। आपके पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया? पेरेंट्स की ही सपोर्ट की वजह से मैंने फील्ड चूज की थी, वरना मुझे ये था कि जो एक प्रेशर होता है इधर उधर से कि जी मैथ्स करना है इसने, और मैथ्स ही करना है। और मैंने इंटर में मैथ्स रखा था। अच्छा। लेकिन ये था कि वो जिधर आपका होता है अंदर से, आपका जिधर शौक होता है उधर से ही आप आगे परस्यू कर सकते हो। तो मैथ्स में मेरा वैसे ही स्टार आ गया बोर्ड में ना, मतलब वो 2 नंबर फालतू देकर उन्होंने पास कर दिया। अच्छा। तो बाकी फाइन आर्ट्स मेरा इलेक्टिव था 7, तो उसमें मेरे बड़े अच्छे मार्क्स 85% के करीब। तो फिर पेरेंट्स ने फिर पूरी तरह से सपोर्ट किया था। मदर ने तो कहा कि ठीक है भाई, जिधर ये करना चाहती है, फील्ड फाइन आर्ट्स चूज करना चाहती है करे।
और बाकी मेरे फादर का ये रोल रहा है कि मैं तो जिस दुकान पे जाने, क्योंकि मेरा काम बाहर से होता है, वॉल सिटी से होता है, या ये कारपेंटर्स और इनके पास जाना पड़ता है, तो वो हर जगह मेरे साथ होते थे कि थ्रू आउट मेरी डिग्री ना, और अभी भी बल्कि मैं काम कराती हूँ तो वो मेरे साथ मुझे फुल सपोर्ट करते हैं कि जी उससे इवन कभी ऐसा होता है कि मैं यूनिवर्सिटी में, मैं कॉलेज में हूँ तो मैं कॉल करके कह देती हूँ कि मेरा ये काम करा देना, मैं घर आती हूँ तो वो काम मेरा पड़ा हुआ होता है, तैयार हुआ। अरे वाह वाह वाह, बहुत इतनी बड़ी सपोर्ट है ये पेरेंट्स की। बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट्स है आपके, अब जैसे हम आपके फैन हो गए अभी आपका काम देख के, तो आपके जो स्टूडेंट्स है वो तो फैन होंगे, बड़ी फेवरेट टीचर होंगी आप उनकी। कुछ कैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं आपको क्लास में? क्लास में ये कहते हैं मैम आपका काम बहुत अच्छा है, हमें भी सिखाया। मैं उनको कराती भी हूँ, यूनिवर्सिटी के सिलेबस से हट के भी मुझे होता है कि कभी कोई भी मेरे पास आए कोई पेंटिंग या कोई कैलीग्राफी का करना है तो मैं करा देती हूँ। ये नहीं सोचती कि नहीं मुझे ये ड्यूटी मिली है तो बस वही करना है, मैं उससे हट के आप तो व्हाइट बोर्ड का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करती होंगी। व्हाइट बोर्ड नहीं, व्हाइट बोर्ड पे ना एक्चुअली हाथ स्लिप होता है आपका, तो इसके लिए तो बड़ी ग्रिप चाहिए होती है ना आपके पेन पे या कलम पे, तो ये काम हम ज्यादातर शीट पे या उसी से करके दिखाते हैं। अच्छा समारा, आपने भी बताया कि आप शीशे को भी कार्व आउट करते हो, खुद कट करते हो, तो ये कितना जो है ये एहतियात बरतनी पड़ती है इस काम में, क्योंकि बहुत कॉशियस होके आपने एक एक चीज, क्योंकि अल्फाबेट्स हैं उसमें, वो लेटर्स हैं, अल्फाज हैं, कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो हाथ भी जख्मी हो सकता है, तो कितना केयरफुल रहना पड़ता है। और शीशे का काम कितना मुश्किल है, शीशे पे काम करना? शीशे का ये है कि शीशे की एक बेसिक शेप कटवा लेती हूँ, मतलब जैसे राउंड है या रेक्टेंगल है, लेकिन उसके ऊपर मैं फॉइल से काम करती हूँ। फॉइल डिफरेंट तरह की मिलती है, जैसे गोल्डन होती है, सिल्वर होती है, फिर उस फॉइल की कटिंग करके मैं शीशे के ऊपर उसकी पेस्टिंग या इस तरह से कुछ करती हूँ। तो वो लगता है ऐसे ही है, एक इमेज ऐसे ही आता है, फर्स्ट इंप्रेशन यही आता है कि शीशे पे कोई काम हुआ है, लेकिन वो फॉइल वर्क होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फॉइल जो है वो दो ही कलर्स हैं, गोल्डन है या सिल्वर है? कॉपर, अब तो बड़ी तरह की मिल जाती है कॉपर। यस हाँ, यस यस यस। तो फिर उसको फिर कवर भी करती हैं ऊपर की? नहीं, बस वो वैसे ही रहेगा, वो कवर हो जाएगा। अगर उसके ऊपर एक और ग्लास लग जाएगा तो वो तो रिफ्लेक्शन आएगा उसका, और वो फिर ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगी कहीं कहीं, तो वो काम की वो जो ओरिजिनलिटी है वो थोड़ी खराब हो जाएगी। और फॉइल होता वैसे लॉन्ग लाइफ ही है? लॉन्ग लाइफ है, वो कोई इशू। तो उसकी फिनिश भी अच्छी रहती होगी फॉर लॉन्गर टर्म। यस। अच्छा समारा, कैलीग्राफी में हु इज़ योर रोल मॉडल? किसको आपने देख के काम सीखा और फिर किसको आप एडमायर करती हैं? किसका काम आपको आज भी बहुत ज़्यादा पसंद है? काम तो मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट का पसंद है, पुराने हम सादिक हैं जो हमारे सबसे मास्टर हैं कैलीग्राफी में, लेकिन अगर मैं जिनसे मैंने सीखा है, जैसे ख़त की अगर हम बात करते हैं ना, तो ख़त तो मैंने उस्ताद इरफान अहमद ख़ान से सीखा है, ख़त नस्तालिक भी उनसे सीखा है, ख़त नस्क भी उनसे सीखा है। और फिर अगर हम 3D काम की बात करें तो ये मेरा थीसिस वर्क था बेसिकली BFA का, जो मुझे सर शिबली मुनीर हैं, पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्ट हैं, मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ये काम जो है ना, यानी कि उनकी तरफ से मैंने स्टार्ट करना शुरू किया था। और फिर आगे मुझे पूरी सपोर्ट MPhil में मिली थी, मेरी डॉक्टर समीना जहीर मेरी सुपरवाइज़र है, उनसे फिर मैंने। अच्छा समारा, हमारे जो थीसिस या हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं फाइनल ईयर में बड़े मुश्किल होते हैं, ठीक है, डिफरेंट उसमें। आप मुझे ये बताओ कि आपने कैलीग्राफी की, तो आपके किस तरह के फाइनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्या सबमिशन होती है, ताकि जितने भी लोग आपको देख रहे हैं वो शायद फाइनल ईयर में जब उनको वो प्रोजेक्ट सबमिशन की तरफ आना पड़ता है तो वो सोच के ये ऑप्ट कर लें ये सब्जेक्ट, ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या इंटरेस्टिंग होता है या बहुत मुश्किल होता है इसका भी प्रोजेक्ट? इंटरेस्टिंग तो होता है बहुत ज़्यादा। दो चीज़ें, एक हमने थीसिस लिखना होता है, जैसे एक रिटन, एक जैसे एक मैनुअल होता है, और दूसरा हमने वही काम जो हमने लिखा है उसको हमने डिस्प्ले भी करना होता है, प्रोजेक्ट बेस कहते हैं उसको, बिल्कुल प्रोजेक्ट भी आपने बनाना। तो हमने अपना स्टूडियो का काम बेसिकली हम उसे कहते हैं कि हमने स्टूडियो का काम भी करना है, प्रैक्टिकल वर्क भी करना है, और फिर उसके बारे में लिखना भी है कि हिस्ट्री भी लिखनी है, इंस्पिरेशन भी लिखनी है, प्रोसेस वर्क भी लिखना है, सारा कुछ लिखना है। तो फिर उसका डिस्प्ले होता है, वो एक हमारा सोलो शो होता है, और फिर वो फिर ओपन फॉर पब्लिक हो जाता है। पहले हमारी अपना वाइवा होता है, ग्रेडिंग होती है उस पर, और उसके बाद वो पब्लिक के लिए ओपन हो जाता है। सही। फिर वहीं से गैलरीज वगैरह अप्रोच करती हैं। अच्छा, आपने गैलरीज और एग्जीबिशंस की बात की समारा, तो आपकी तरह और भी लोग होंगे, बहुत टैलेंट माशाल्लाह हमारे मुल्क में है, और जो अपने शौक को परसू करता है वो उसमें जो है वो तरक्की भी मिलती है उसको, और अल्लाह की तरफ से भी एक मदद होती है। आपके ख्याल में 3D काम हो या कैलीग्राफी हो, इसमें तरक्की के चांसेस कितने हैं, पोटेंशियल कितना है पाकिस्तान में? अच्छा, तरक्की के चांसेस ना उस काम में जो ओरिजिनल काम है। आजकल मैंने ये देखा है यंग जनरेशन में बड़ा ज़्यादा मुझे मैसेजेस भी बना रहे होते हैं कि मुझे फलां बंदे की तरह का काम करना है। तो जब हम इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे ना कि फलाने को कॉपी करना है या उसके काम को रेप्लिकेट करना है, तो वो काम ओरिजिनल होगा। जब आप अपना काम करेंगे और वो बंदा अपने कहीं डिस्प्ले किया है तो जाहिर है वो ओरिजिनल चीज़ है, हर बंदा पहली बार देख रहा है।
तो वो फिर उसकी हाइप भी क्रिएट होगी, वो अच्छा भी होगा, लोगों को इंटरेस्ट भी डेवलप होगा उनका। लेकिन अगर आप इसी चीज में रहेंगे कि जी मैंने फलाने जैसा काम करना है, मैंने उसको कॉपी करना है, बहुत अच्छी बात की आपने समारा कि अगर हम किसी को कॉपी करेंगे तो हम अपनी इंडिविजुअलिटी को भी लूज करेंगे। बहुत जरूरी है कि हम अंदर का टैलेंट रह जाएगा, सामने आएगा। बिल्कुल। अच्छा समारा, जितनी भी लड़कियां आपको देख रही हैं, आपने हमें शुरू में ही कह दिया था कि मुझसे आपने एक मैसेज जरूर लेना है, ठीक है? क्या वो लड़कियों से रिलेटेड है? क्या वो ये वाली बात इसी को कंटिन्यू करूंगी जो मैंने अभी बताई कि कॉपी वर्क। मुझे लिटरली अभी 2 दिन पहले भी मैसेजेस आ रहे थे कि जी आप ही मुझे काम सीखना है, आपसे कैलीग्राफी सीखनी है, और मुझे पिक्चर्स भेजी है उसने एक आर्टिस्ट के काम की, तो मुझे ऐसा काम करना है। तो मैंने तो उसको वही लेक्चर देना शुरू कर दिया। मैंने कहा बेटा प्लीज इन चीज़ों से बाहर निकलें, स्पेशली स्टूडेंट्स। एक टाइम तक हम काम रेप्लिकेट करते हैं ताकि हम सीख लें, हमें थोड़ी कलर यूजेज आ जाए, हमें कॉम्पोजिशन का पता चल जाए, हमें कलर पैलेट का पता चल जाए। लेकिन वो काम जब तक हम स्टूडेंट है ना, हम तब तक करेंगे। जब हम फील्ड में निकल आए ना, फिर हमने अपना काम करना है, अपनी कलर पैलेट निकालें, अपने टोन्स क्रिएट करें, अपनी कॉम्पोजिशंस बनाएं। अगर हम इसी तरह कॉपी करते रहेंगे तो फिर आप बल्कि कॉपी करके ना उस आर्टिस्ट को और ज़्यादा वो कर रहे हो, उसके काम को ज़्यादा ऊपर प्रमोट कर रहे हो कि जी मैं उसका काम कॉपी करती हूँ। तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आप अपने आर्ट को दबा रहे हो, अपनी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर रहे हो और उसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, जो मुझे देख रहा है, अपना काम करें। बेशक छोटे से स्केल से शुरू करें, छोटी सी शीट पे काम कर लें, पेंसिल से शुरू करें, लेकिन अपने मीडियम्स, अपनी टेक्निक्स, अपने कलर पैलेट, अपना सब कुछ क्रिएट। बहुत अच्छा मैसेज दिया समारा ने ये। जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो प्लेजरिज्म का सामना करना पड़ता है, ठीक है? प्लेजराइज करते हैं, प्लेजरिज्म आर्ट में तो बच्चे समझते ही नहीं कि प्लेजरिज्म भी कोई चीज़ है। वो कहते हैं मैं तो इंस्पिरेशन ले रहा हूँ। और जैसे ही आप अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो आप रेप्लिकास की तरफ आ जाते हैं, ठीक है? अच्छा, इसका रुझान जो है, मैं चूंकि 2 खवातीन के बीच में बैठा हूँ तो कपड़ों के जो डिजाइनर्स हैं उनके रेप्लिकास बहुत मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, वो उसका मकसद तो ये होता है कि अच्छा अगर 10,000 की एक चीज 2,000 या 3,000 में मिल रही है तो यू प्रेफर कि रेप्लिका पहले तो 1-2 दफा पहने, ठीक है? तो ये रेप्लिकास का जो ट्रेंड है, ठीक है, वो अब हमारे इस टैलेंट में भी, जिस आपकी बात से मुझे ये समझ लगी है कि आप एक मॉडल है, उसका एक सस्ता मॉडल तैयार कर देंगे, रेप्लिका बना देंगे, तो बेशक प्रमोट असल शख्स ही हो रहा है, लेकिन आपने अपने घर में वो सस्ती पेंटिंग लगा ली। लेट्स से क्वालिटी मैटर्स। फिर यहाँ पे आपके ख्याल में जो 10,000 की चीज है, वो 2,000 वाला वो क्वालिटी लगा रहे हैं उसमें। बिल्कुल। ना वो कैनवस क्वालिटी होगी, ना वो कलर क्वालिटी होगी। और पेंटिंग में तो या आर्ट में हमारे पास एक चीज होती है सिग्नेचर्स, साइन। हमारे तो साइन सेल होते हैं, तो वो 2,000 वाला साइन नहीं है। क्या आपके भी साइन जो है वो डॉक्टर्स की तरह हैं या आपके समझ में? अच्छा, उर्दू में होते हैं। अच्छा, जाते जाते समारा ये भी बता दो कि कैलीग्राफी के लिए क्या, जिस तरह हम लोग कहते हैं हर चीज़ में रिहर्सल की ज़रूरत होती है, मौसीकी में बहुत रियाज करना पड़ता है, क्या आपकी फील्ड में भी खुशखत्ती के लिए, कैलीग्राफी के लिए क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है और कितनी देर करनी पड़ती है? मरते दम तक ये काम तो नहीं रुकना, बल्कि मैंने अभी क्लासेस ज्वाइन किए दोबारा। तो मैं बल्कि क्लास में गई तो ज़ाहिर लोग थोड़ा थोड़ा पहचानने लगे, तो मुझे कहते हैं आपको क्या ज़रूरत है? भाई मुझे भी उतनी ज़रूरत है जितनी आपको ज़रूरत है। मैं अगर 4 दिन भी नहीं लिखूंगी ना तो मेरे दायरे टेढ़े होना शुरू हो जाएंगे, मेरी अलिफ पे ग्रिप खत्म हो रही थी, तो इसकी बहुत ज़रूरी है। तो आपको डेली करनी पड़ेगी, आप वरना गए आप। समारा शाहिद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आप हमारा प्राइड है, और माशाल्लाह जितना अच्छा आप काम कर रही हैं, आपके लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। और ये फील्ड जो हमारे मुल्क में है, इसमें भी तरक्की के बहुत चांसेस हैं, बहुत पोटेंशियल है। और फाइन आर्ट्स जो है उसको इस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि ये कोई काम नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड लोग ही कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम है भाई, हर किसी के बस की बात बिल्कुल नहीं है ये काम, और इस तरह के आर्टिस्ट को भी आपको सराहते रहना चाहिए। आप हमारे लिए बिल्कुल, जो आपका काम है जो हमने देखा वो हर किसी के बस की बात नहीं है। बाकी बहुत सारी हम आगे भी दुआ भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आप इस फील्ड में बहुत सारी अचीवमेंट्स लें, पाकिस्तान का नाम जो आप इंटरनेशनली भी रोशन करें। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आफ्रीका। अब लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। और चूंकि हमें आपके बच्चों का बहुत ख्याल है, तो बच्चों की सेहत की जहां हम बात करते हैं तो बच्चों के दांतों की सेहत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को टूथपेस्ट
टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करवाया जाए, कब करवाया जाए, उस टूथपेस्ट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या बड़ों के टूथपेस्ट भी बच्चे यूज़ करते हैं या नहीं, तो ओवरऑल हम बच्चों के दांतों की केयर के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि दांत सेहतमंद होंगे तभी आपका स्टमक सेहतमंद होगा और तभी आपकी ओवरऑल आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो पर्सनल हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो दांतों की सफाई है, और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, किसी भी एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको बहुत ख्याल रखना चाहिए अपने दांतों का, दांतों की सफाई का, दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए, क्या फ्लॉस इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और फिर बहुत सारे और भी परसेप्शंस हैं। लेकिन आज स्पेसिफिकली हम बात करें बच्चों के दांतों की सेहत के हवाले से। बिल्कुल, बच्चों के दांतों की सेहत कितनी ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है और ये केयर किस तरह की जाए। डॉक्टर आयशा अयूब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के दांतों की सेहत कितना इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोगों के जहनों में ये रहता है कि शायद बच्चों को तो टूथपेस्ट नहीं यूज करना, खासतौर पर छोटे बच्चे ठीक है, निगल ही ना ले। लेकिन कमर्शियली हम देखते हैं कि छोटे बच्चों के लिए भी टूथपेस्ट है। अच्छा, बच्चे टूथपेस्ट करते हुए टूथपेस्ट खा भी लेते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों को पेस्ट किस तरह करवाया जाए, ब्रश का सिस्टम क्या होना चाहिए और किस एज में शुरू करना चाहिए बच्चों को ब्रश कराना? ठीक है, बच्चों की सफाई जो दांतों की है उसकी तो व्हेन द फर्स्ट टूथ इरप्ट इन द माउथ तभी से स्टार्ट हो जाती है उस टूथ की केयर करना। उसमें टिल 6 years ऑफ एज बच्चे को जो ब्रशिंग करवानी है वो अंडर सुपरविजन होनी चाहिए। उसके बाद ही कैन डू ब्रशिंग ऑन इट्स ऑन, बट मदर अगर इनिशियली जब बहुत छोटे बच्चे हैं वो खुद से ब्रशिंग नहीं कर सकते तो उसका तरीका ये होता है कि जस्ट टेक अ पीस ऑफ क्लॉथ या मलमल का कपड़ा होता है या आप टिश्यू यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से आपने वाइप करना होता है आफ्टर फीडिंग द चाइल्ड, ताकि जितना भी उसके मुंह में मीठा लगा हुआ है वो उसके टीथ से क्लीन हो सके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब फीडिंग करवाते हैं यूजुअली बच्चों को बॉटल फीडिंग की वजह से कैविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके फ्रंट टीथ सारे ख़राब हो जाते हैं। तो वो इसीलिए होते हैं कि रात को यूजुअली मदर्स जो हैं वो फीडर मुंह में रख के वो बच्चा सो जाता है और वो होल नाइट लाइक वो फीडर उसके मुंह में रहता है। तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर द चाइल्ड, क्योंकि वो कैविटीज़ बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती हैं और सारे टीथ बहुत अर्ली एज में ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि एज वी नो कि परमानेंट टीथ आने में टाइम लगता है तो उसकी क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने फ्रंट दांतों के खराब होने की बात किया। बच्चों को मीठा इतना पसंद होता है, वो चॉकलेट्स खाना चाहते हैं, वो कैंडीज खाना चाहते हैं, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड नर्सिंग बोटल केरियस, जो बॉटल की वजह से हो रहा है। ठीक है, उसमें मिल्क में भी हम क्या वो चॉकलेट और मीठे की वजह से भी हो रहा है? यस, डेफिनेटली। मोस्टली लगता है बच्चों को जो कैंडीज खाते हैं, कैंडीज हैं, चॉकलेट्स हैं, या आप उनको मिल्क में हनी या शुगर ऐड करके दे रहे हैं। ठीक है, तो there is no need to add honey or milk and like sugar in milk because already उसमें होती है क्वांटिटी एक certain amount of sugar की, तो दूध वैसे ही मीठा होता है। तो बच्चों को एक जब बहुत ज़्यादा टेस्ट मीठे का डेवलप कर देते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा मीठा लेते हैं, वो चॉकलेट्स भी ज़्यादा खाते हैं, कैंडीज भी ज़्यादा खाते हैं। बच्चों को रोक तो नहीं सकते आप ज़्यादा खाने से, बट उसके बाद कि जब भी वो कुछ इस तरह की चीज़ खाएं तो उनको रिंस करवाएं फ़ौरन से, या आप खुद उसको एक ब्रश से क्लीन कर दें अगर थोड़े बड़े हैं, ज़्यादा छोटे हैं या अगर ज़्यादा छोटे हैं तो उसको खुद से आप क्लीन करें। अच्छा, क्लीन कर दें। तो बच्चों के ब्रशेज़ में भी साइजेस होते हैं क्या, और किस बेबी ब्रशेज़ होते हैं और एज में लाइक 2 years तक ब्रश स्टार्ट कर देना चाहिए। उससे पहले मदर वैसे ही उनके टीथ को क्लीन कर सकती हैं। ठीक है, वो क्लीन किस तरह से कर सकती हैं? विद लाइक अ पीस ऑफ क्लॉथ, मैंने आपको कहा मलमल के कपड़े से, वो कपड़े से टिश्यू से यू विल जस्ट रोल द क्लॉथ अराउंड योर फिंगर और उसको आप क्लीन कर लें इनसाइड द। अच्छा, क्लीनिंग अच्छी हो जाती है। 3 साल से अबव जो बच्चे हैं वो तो ब्रश कर सकते हैं, वो भी ब्रश कर सकते हैं। अच्छा, पेस्ट अगर खा लें, यस, अगर पेस्ट का, बच्चों को पेस्ट इतना पसंद होता है और कुछ बच्चों को तो साबुन भी बड़ा पसंद होता है, तो पेस्ट अगर वो खा लें तो पेस्ट का एक सर्टेन, इसलिए मैंने कहा है कि टिल 6 years ऑफ एज बच्चों को सुपरविजन में करवाना है ब्रश। ठीक है, दैट इज कि आपको पता होगा कि वो कितनी पेस्ट आप उनको लगा के दे रहे हैं। खुद से लगाएंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि उनको क्वांटिटी का नहीं पता, वो पेरेंट्स ने गाइड करना होता है, स्पेशली मदर। उसमें पेस्ट, बेबी पेस्ट सेपरेट होती हैं,
जूनियर पेस्ट के नाम से आती हैं वही लेनी चाहिए। बड़ों वाली पेस्ट में फ्लोराइड कंटेंट की क्वांटिटी और बच्चों की पेस्ट में फ्लोराइड की क्वांटिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो बच्चों को फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा चाहिए होता है, बट वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में उन पेस्ट में अवेलेबल होता है। ओके, तो डॉक्टर आयशा बहुत ज़्यादा इंटेक इतना डेंजरस, लाइक एक सिंगल ब्रशिंग में इतना डेंजरस नहीं होता, बट अगर रेगुलरली वो बहुत ज़्यादा इंटेक कर रही हैं, वो खा रही हैं, तो दैट इज लाइक शायद मुझे लगता है उनको टेस्ट बड़ा पसंद होता है, मीठा मीठा टेस्ट की वजह से वो खाते हैं। टेस्ट की वजह से कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को मीठा इतना टेस्ट, मीठे का टेस्ट डेवलप ना करें, वो आप जो मिल्क में ऐड कर रहे हैं शुगर और हनी उससे। तो डॉक्टर आयशा, ये क्या बच्चों को भी दिन में 3 दफा 2 दफा ब्रश कराना जरूरी है सोने से पहले? सुबह क्या रूटीन होनी चाहिए? ज़्यादा छोटे बच्चों का ये है कि सोने से पहले तो मस्ट है, क्योंकि वो सारा दिन जो भी उन्होंने खाया होगा तो एटलीस्ट सोने से पहले वो एक दफ़ा उनके क्लीन होने चाहिए, ठीक है। वैसे वो जब भी मीठा ले रहे हैं उनको आप रिंस करवा सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि जाके कुली कर लो, या इस तरह से वो क्लीन हो जाएगी। चॉकलेट्स हैं या कैंडीज हैं वो स्टिक करती हैं टीथ के साथ। तो जो नाश्ता बच्चे सुबह उठ के करते हैं, जो बच्चे 3 साल की उम्र से ऊपर हो चुके होते हैं, क्या नाश्ते के बाद उनको फौरन ब्रश करना चाहिए? हैबिट तो है, इट्स अ गुड थिंग कि अगर वो हैबिट डेवलप कर लें, करना चाहिए। और मॉर्निंग में और नाइट ट्वाइस अ डे ब्रशिंग इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये भी परसेप्शन है डॉक्टर साहिबा कि सुबह फौरन उठने के बाद ब्रश करना चाहिए? नहीं, फौरन उठने, अगर आपने रात को ब्रश की है, ठीक है, ब्रश करके सोए हैं, तो यू कैन डू ब्रशिंग इन मॉर्निंग आफ्टर योर ब्रेकफास्ट। आफ्टर योर ब्रेकफास्ट, यस, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो यही करता हूं मैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद आपने लंच और ब्रेकफास्ट में बहुत टाइम होता है, तो अगर ब्रेकफास्ट के बाद आपने ब्रश नहीं किया तो देयर इज नो यूज। मुझे लगता है कि खाली पेट वैसे भी ब्रश करने में ना वो अजीब सा एक टेस्ट और अजीब सा, लाइक आपका उस वक्त आपको ब्रेकफास्ट चाहिए होता है और आप पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, बच्चों की जब बात हो रही है पेस्ट की, वहीं उनके ब्रशेस की बात भी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। कमर्शियली अब इस तरह के ब्रशेस आना शुरू हो गए हैं, बेबी साइज छोटे तो होते ही हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक भी आते हैं। अभी अब न्यू एक आना शुरू हो गए जो राउंड है, और वो आपने बच्चे के दांत उसमें फंसाने हैं और आगे से उसको हिलाना है, लाइक ब्रशिंग, लाइक, ठीक है। हाँ, तो क्या वो भी ठीक है, कर सकते हैं? ठीक है, ब्रशिंग क्लीनिंग है, बेसिक हमारा जो पर्पस है वो कि क्लीन हो जाएं टीथ, ठीक है। सॉरी, आई डोंट नो उस ब्रश का नाम क्या है, लेकिन व्हाटएवर द वे इज कि वो इलेक्ट्रिक ब्रश यूज कर रहे हैं बच्चे इतने ज्यादा छोटों के लिए। इलेक्ट्रिक ब्रश आई गेस नॉट मैनुअली आप करवाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। उनकी हैबिट भी ऑब्वियसली डेवलप करनी है, ब्रशिंग उनको सिखानी भी है ना, वो 6 ईयर्स तक आप सुपरविजन कर रहे हैं, तो वो उनको आप डेवलप करें जैसे आप बाकी हर चीज़ सिखाते हैं बच्चों को कि उन्हें किस तरह से करनी है, या आप उनके सामने खुद ब्रशिंग कर रहे हैं तो वो आपको देख के उसको फॉलो करेंगे, तो वो फिर उसी मेथड से खुद ब्रश करेंगे, ठीक है। और आप भी लाइक अगर मदर कर रही हैं तो वो अगर टीथ की सारी सर्फेसेस अपनी क्लीन नहीं कर रही हैं, सिर्फ बाहर से लाइक जल्दी में ब्रश कर दिया, तो बच्चों में भी यही हैबिट डेवलप हो जाती है कि वो भी बस लाइक ब्रश वही सीखेगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये भी बताइए कि हमारा टूथ एनिमल होता है, उसको कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचता है अगर हम कोई मीठा टाइमली ब्रश ना करें, और उसको प्रोटेक्ट करना फिर कितना ज़रूरी है? इसमें कुछ जैसे अगर कैविटीज़ हो गई हैं बच्चों को, उनका तो सिनेरियो डिफरेंट होता है, क्योंकि उनको फिर विजिट कराना पड़ता है डेंटिस्ट को। ऑब्वियसली रेगुलर एक विजिट्स होते हैं आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर एक विजिट मस्ट है बच्चों का, क्योंकि उनके टीथ में प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। उनकी कैविटीज़ हो रही है, उनको पेन ऐसे जितना ज़्यादा नहीं होता इनिशियली, लेकिन दांत जब कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऊपर से ख़त्म हो जाता है इनामल या टूथ स्ट्रक्चर, तब पेरेंट्स आते हैं हमारे पास कि हमारे बच्चों के दांत ख़राब हो गए, ब्लैक हो गए हैं सारे। तो दिस इज़ द रीज़न कि वो उस स्टेज पे फिर ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती है, ठीक है। इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट अगर पेन ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली उसमें हम रिस्टोर करने का जो चांस होता है वो हमारे पास कम होता है। जब और क्या फिर जब वो नए दांत आने होते हैं उस पर भी इफेक्ट करती है ये चीज़? ये चीज़ उसमें 2 रीज़न होती हैं कि आप अगर परमानेंट टीथ आ रहे हैं, ठीक है, अगर तो उनकी पोजीशन सेम है, अगर हैबिट है बच्चों को मीठे खाने की, तो डेफिनेटली वो जब परमानेंट टीथ आएंगे तो उस पर भी मीठा तो लगेगा, तो वो भी इफेक्ट करेगा सेम वे, वो भी ख़राब होंगे दांत। बट अगर उसमें परमानेंट टीथ अपनी पोजीशन पे नहीं आ रहे, ये भी एक अर्ली बच्चों की एज में ये प्रॉब्लम होती है। पेरेंट्स को नहीं पता होता कि अगर उनको लग रहा है 2 टीथ एट अ टाइम उनको दिख रहे हैं, तो लाइक आगे पीछे दांत निकल रहे हैं, तो तब भी उस टाइम पे विजिट करना चाहिए कि जो फिर मिल्क टीथ होता है वो हम खुद रिमूव करते हैं, क्योंकि वो अपनी पोजीशन पे नहीं होता, लाइक परमानेंट अपनी पोजीशन पे नहीं आ रहा होता, इसलिए वो हमें 2 दिख रहे होते हैं। अच्छा, सेम पोजीशन पे दांत ना आने की वजह क्या है?
डिफरेंट नॉर्मली ये जैसे पोजीशन लाइक उसमें नॉर्मली जिस तरह ये कहा जाता है कि जुबान बहुत लगाते हैं बच्चे और इस तरह की, या वो टीथर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्या इसकी टीथर भी यूज करते हैं, बट उससे कुछ बच्चों के वैसे ही लाइक उसका पैटर्न चेंज हो जाता है, रूट रिजॉल्व नहीं होती है। जब रूट रिजॉल्व नहीं हो रही होती है तो वो अपना पैटर्न दांत अपना चेंज कर देता है। चूसनी और फीडर भी इसमें उसका भी लेना देना है कि वो अगर बहुत ज़्यादा उसका जैसे थंब सकिंग वगैरह इस तरह की अगर बेबी की वो उसकी एक हैबिट होती है ना, थंब सकिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो उसे ओपन बाइट लाइक दांतों में गैप आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, क्योंकि वो एक रीजन होती है कि हम इस चीज को बच्चों को अवॉइड करते हैं कि वो थंब सकिंग की हैबिट डेवलप ना करें, क्योंकि उससे उनके दांत लेटर ऑन वो खराब हो रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली देखा गया है अक्सर ऐसे कि अगर अपनी जगह पर दांत नहीं आता तो जो उनके स्ट्रेट जो टीथ होते हैं वो प्रोक्लाइन मतलब बाहर की तरफ निकल बाहर की तरफ आते हैं, फिर बेसिक की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर आयशा, जल्दी जल्दी एक और भी सवाल का जवाब दे दें कि बहुत सारे डेंटिस्ट फ्लॉस को रेकमेंड करते हैं कि आपको यूज करनी चाहिए खाने के बाद या कुछ केसेस में। आप ये बताइए बच्चों को क्या रेकमेंड किया जाता है, 10 साल के बड़े बच्चों को या एडल्ट्स को, टीनेजर्स को आप रेकमेंड करती हैं कि ये फ्लॉस का इस्तेमाल जो है वो ठीक है, करना चाहिए, ज़रूरी है? टीनेजर्स को और एडल्ट्स को तो मस्ट है, बाकी बच्चे इतने छोटे हैं कि वो अगर ब्रशिंग ही सीख लें आई गेस तो वो एनफ है। ठीक है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो फिर खुद से अपनी हाइजीन का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, तो लाइक आफ्टर जब उनके सारे परमानेंट टीथ इरप्ट हो जाते हैं टिल 11 to 12 ईयर्स ऑफ एज, तो उसके बाद फिर हम उनकी फर्दर उसको फिर फ्लॉसिंग पे भी लेकर आते हैं। और 10 से 12 के बाद उससे पहले वो ब्रशिंग कर लें, दैट्स मोर देन इनफ। इतना भी करनी है, अगर ज्यादा कैविटीज होंगी तो डेफिनेटली फिर वो बिल्कुल सही। डॉक्टर आयशा अय्यूब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, हमें अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, तो एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक और अब हम बात करेंगे क्रिकेट की। आईसीसी वर्ल्ड कप जारी है जी, और कल इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रन से हरा दिया है जनाब। इस पर बात और ये भी एक बड़ा अपसेट है। हाँ, पहले इंट्रो यस इरफान सईद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है इरफान ज़हीर साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इरफान साहब, कल के मैच के बारे में बता दीजिए, क्या आपका तज्जिया कहता है, क्या पूरी सिचुएशन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इंग्लैंड ने पूरी अपनी फोर्स तो लगानी थी, क्योंकि अगर वो कल हार जाते तो दे वुड बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट, और उन्होंने पूरी एनर्जी के साथ मैच खेला, पूरे गेम प्लान के साथ आए जी। खासतौर पे जब वो बैटिंग करने आए तो उन्होंने जिस तरह पावर प्ले के अंदर रन स्कोर किए दोनों ओपनर्स ने, फिर इसी तरह बॉलिंग का पावर प्ले भी उन्होंने समहाउ जीता। उन्होंने देखा कि कॉनवे और एलन जो है वो पेस अटैक पे बड़ी पावर हिटिंग करते हैं, और उन्होंने उनको स्ट्रेट किया और स्पिनर को लेके आए, और जो कि नॉर्मली नई टीम्स लेके आ रही थी, और हमने देखा कि एलन से स्पिनर के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं खेला जा रहा था, और फिर उन्होंने अर्ली ऑन विकेट्स भी ली, और मिड ओवर में भी उन्होंने कंटेन करके रखा, उनको रन इजीली नहीं करने दिए, और फिर इजीली उन्होंने एंड में मैच जीत लिया। अब पॉइंट टेबल जो है ना वो ए ग्रुप का तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का हो गया है। सिर्फ एक अफगानिस्तान है जो इस टाइम पे वर्ल्ड कप से ऑफिशियली आउट हुई है, बाकी अगर देखा जाए तो 3 टीम के तो 4 के वो 5-5 पॉइंट पे आके खड़े हो गए हैं, और सब टीमों का अब जो 5 टीम है वो इस कॉन्टेस्ट के अंदर आ गई हैं, और डिसीजन लास्ट मैच के ऊपर होगा। ये बड़ी खूबसूरत एक चीज़ है, और बड़ी शायकीन के लिए आखिरी मैच हर टीम के लिए बहुत होगा। डू एंड डाई वाली सिचुएशन, और रन रेट के ऊपर भी बात आएगी, और बड़ा मज़ेदार किस्म का होगा। और समहाउ हमारा पूल भी देखने वाला है कि वो अब किस तरह चलेगा। अभी बड़ी एक शॉकिंग किस्म की स्टेटमेंट दी शकीब उल हसन ने जी, जो बांग्लादेश के कैप्टन है। उन्होंने कहा कि हम खेलने के लिए आए हैं, भारत से हमारा मैच है, बट इंडिया इज़ द फेवरेट बिकॉज दे आर द फेवरेट इन द वर्ल्ड कप एज वेल। तो हम तो अगर हम जीत जाते, वी वुड हैव वन, वी विल विन, तो ये इट विल बी जस्ट मेयर यू मे से दैट कि जी वो एक अपसेट होगा। That is वो पहले से ही हाँ, बिकॉज दे आर द कंटेंडर फॉर द सेमीफाइनल एज वेल। अगर वो भारत को डिफीट करते हैं तो उनके 6 पॉइंट हो जाएंगे, और किसी भी आप इवेंट के अंदर सेमीफाइनल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट तो मेरी समझ से बिल्कुल बियॉन्ड है। और आप ये कहते हो कि नॉर्मली जो कैप्टन होता है वो ऐसी स्टेटमेंट ही देता है जो अग्रेसिव होती हैं, जिसमें पूरी एक इंटेंट नजर आती है, और आप कहते हो कि वी विल गो फॉर द विन, बट उनकी ये स्टेटमेंट तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई कि उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। और यही स्टेटमेंट क्यों दी और किस तरह दी, शायद भारत को खुश करने के लिए दी है या अपनी टीम का मोरल डाउन करने के लिए दिया है, लेकिन कोई तो रीजन हो सकती है उन्होंने ये। मतलब अभी क्रिकेटिंग सुबह से यही बात हो रही है कि ये स्टेटमेंट जो है
ये क्रिकेटिंग सेंस में बनती नहीं है। आप तो चाहे जिस मर्जी, और बांग्लादेश के पास पूरी कैपेबिलिटी है उनको अपसेट करने की। उन्होंने भारत को कई दफ़ा हराया हुआ है और बड़े इवेंट के अंदर उन्होंने इंग्लैंड और दूसरी टीमों को भी शिकस्त दी हुई है, अफ्रीका को भी हराया हुआ है। जी बिल्कुल, हमें एक दफ़ा वर्ल्ड कप में उन्होंने हराया हुआ है, तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि वो इतनी हल्की टीम है कि वो जिता नहीं सकती। इवन उनको क्वालिफाई राउंड नहीं खेलना पड़ा, दे वर ऑलरेडी इन सुपर 12। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप, मुझे तो ये स्टेटमेंट का ना समझ आ रही है, तो कुछ शायद वो मेरे ख्याल आपको भी नहीं आ रही होगी। बिल्कुल। अच्छा, नीदरलैंड और जिम्बाब्वे का आज मैच जारी है और जिम्बाब्वे ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया और उनके कैप्टन का ये कहना था कि आज वेदर क्लियर है। तो अभी हम मैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मैच एंड होने तक वेदर एक जैसा ही रहेगा, तो हमें पहले बैटिंग करने का ना फायदा होगा। लेकिन 117 सिर्फ स्कोर कर पाई है जिम्बाब्वे। अच्छा, ये एक जमील अच्छा हुआ कि जिम्बाब्वे हार गया, वो इस वजह से, या हार जाए, अभी तो खैर उनकी इनिंग्स पड़ी है, हार जाए करवा दिया क्योंकि हमारी खुशवाइश भी यही है ना। उसकी रीज़न ये है कि जो एक आउटसाइड चांस की हम कल बात कर रहे थे, लेट्स सपोज के आज जिम्बाब्वे जीत जाता है और नेक्स्ट मैच में वो भारत को भी हरा देता है, तो दे विल क्वालिफाई। तो हमारा जो एक आउटसाइड चांस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा अगर लेट्स सपोज बांग्लादेश आज का मैच भारत से नहीं जीत पाता, तो फिर हमारे पास लास्ट चांस जो आ जाएगा वो जिम्बाब्वे का आ जाएगा। अगर जिम्बाब्वे भारत को हरा देता है तो फिर भी हमारे पास एक आउटसाइड चांस है। तो उसमें ये है कि आज का मैच फिर जिम्बाब्वे का हारना ज़रूरी है, क्योंकि दे आर स्टैंडिंग ऑन द 3 पॉइंट्स। आज का लेट्स सपोज अगर जीते आज का हारे इंडिया को हराए, हाँ ओके, और दूसरी जानिब जो बांग्लादेश है वो भी इंडिया को हराए। नहीं, वो तो अगर लेट्स सपोज वो तो हरा दे तो एक फिर भी चांस हमारा बन गया ना जी। और अगर नहीं भी हराता तब भी चांस है। फिर ये है कि आज जिम्बाब्वे हारे और नेक्स्ट मैच वो जीते इंडिया से। कितने हम डिपेंड कर रहे हैं कितना डिपेंड कर रहे हैं बाकी मैचेस पर। देखिए, जब आप एफर्ट नहीं करते तो फिर दूसरों पे तो ये जो इफ्स एंड बट्स है ना, ये आपने कितनी खूबसूरत बात की है। जब टीम एफर्ट नहीं करेगी तो हम बैठे एफर्ट करेंगे, जिम्बाब्वे इंडिया से जीत जाए और फला टीम फला से हार जाए और हमारे चांसेस इन हो जाए। लेकिन उसके लिए हमें जो साउथ अफ्रीका के साथ मैच है वो मैच भी तो हमें जीतना है। हाँ बिल्कुल, अगर वो हम हार गए तो फिर सारी टीमें बाकी कर दे, हम कुछ कर पाए। देखिए, ये अब अगेन वही बात है कि जो लास्ट एक रे ऑफ होप अल्लाह ताला ने दिखाई है आपको, अब वो सारे सिनेरियो के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि ऑप्शन आर देयर। तो जब तक ऑप्शन है अवेलेबल हम बात करेंगे, विश के हम उस पे पाकिस्तानी टीम एग्जीक्यूशन कर पाए। अगले मैच में अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी क्रिकेट टीम की, किस तरह से खेलना चाहिए? है ना, अब तो अप्रोच इसके अलावा कुछ भी नहीं कि आप अग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड के जाए, बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज। अब तो आपने जाना है, अटैक करना है, गो फॉर द किल वाली सीन करना है आपने। लेकिन एग्रेसिव बंदा फ़खर ज़मान तो इंजर्ड हो गए। हाँ, उसकी न्यूज़ आ रही है अभी लेकिन ऑफिशियली कोई न्यूज़ पीसीबी की तरफ से रिलीज जारी नहीं किया गया। बट देखना पड़ेगा होते, क्योंकि अगर वो नहीं खेलते तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि वही एक प्लेयर ऐसा था जो बड़ा टोटल करके आपको दे सकता था। बड़ा रिलाई कर रहे हैं, शाहिन शाह अफरीदी भी अपनी पूरी फॉर्म में नहीं है, हम जिस तरह कल बात कर रहे थे, और फ़खर ज़मान है, अगर ये खबर आई थी कि वो, और जिससे हमने कल बात की कि सारे जो हाफ अवेलेबल प्लेयर थे आधे इंजर्ड, किसी को कुछ मसला, किसी को सबको ले गए, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो फुली फिट था हमारे पास। बिल्कुल। तो ये अब एक बड़ा अलमिया है कि आप इतने बड़े इवेंट के अंदर जा रहे हो और ऐसे प्लेयर्स को लेके जा रहे हो जो फुली फिट नहीं है। और हमने हमेशा बात की कि एक ऐसा प्लेयर जो आपका बेस्ट प्लेयर है, बट एक ऐसा प्लेयर जो फिट प्लेयर है वो उससे बेहतर है कि जो इंजर्ड प्लेयर से बेहतर है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप अपन वो पूरी एनर्जी लगाएगा, उसकी एफर्ट में पूरी इंटेंट होगी। इंजरी को तो उसको यही हैम्पर करता रहेगा कि मैं इंजरी में नहीं, आप इस तरह के बड़े मैचेस और बड़ा इवेंट नहीं खेल सकते। बिल्कुल। प्लस उसके कैरियर के साथ भी देखा जाए तो ज्यादती है कि आप इंजर प्लेयर को खिला रहे हो तो उसकी इंजरी अगर लेट्स सपोज एग्रीवेट कर जाती है तो वो उसके कैरियर को हैम्पर कर सकती है। जी बिल्कुल ऐसे। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है बड़ा टेक्टफुली आपको चलना पड़ता है। अब दुआएं सबसे आखिर में आगे बढ़ती हैं, एंड में दुआएं बचती हैं, क्योंकि दवा तो अब असर नहीं कर रही, अब दुआ ही असर कर सकती है। मैं यही कहने लगा था, मैं एग्जैक्टली यही कहने लगा था कि दवाइयाँ बहुत खा ली, अब दुआओं की बारी आ गई है। अच्छा, अभी आप इरफान साहब पॉइंट्स टेबल को अगर देखें तो सुपर 12 मरहले के बाद कौन सी टीम्स आप क्वालिफाई करेंगे? ये तो लास्ट मैच के बाद ही पता चलेगा। नीदरलैंड बहुत अच्छा खेल रहा है, आपकी प्रेडिक्शन क्या है?
नीदरलैंड मेरा ख्याल है कि आज का मैच जीत जाएगा, जीतना चाहिए भी शायद। हम जितनी जान नीदरलैंड मार रहा है ना, मतलब मुझे वाकई उनकी फील्डिंग से लेके उनका बॉलिंग अटैक हो, बैटिंग हो, मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है, एफर्ट नजर आती है। उनको भी ख्याल है ना कि हमने पाकिस्तानी भाइयों को जो एक उम्मीद है उसको भी कायम रखना है, तो वो हमारा साथ तो दे रहे हैं। नहीं, नीदरलैंड अगर देखें तो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड, ये टीम के प्लेयर, अब हम इनको बिल्कुल इस तरह नहीं कह सकते कि जस्ट। सॉरी, मैंने अभी नीदरलैंड का या आयरलैंड का? अभी नीदरलैंड। नहीं, मैं आयरलैंड कहना चाह रहा था, सॉरी। आयरलैंड बहुत जान मार रहा है। आयरलैंड की भी आप फील्डिंग अगर देखें, कुछ कैचेस देखें आप, और लाइक वो तो जैसे नाको चले चबवाने वाली बात है दूसरी टीम। देखिए, ये मैं हमेशा कह रहा हूँ कि अब ये लड़के प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, अब ये तमाम तरह की लीग भी खेल रहे हैं और सिर्फ दे आर गोइंग फॉर द क्रिकेट। पहले वो जॉब करते थे, किसी इवेंट से पहले आके वो गैदर्ड होते थे और फिर 3-4 वीक लगा के और इवेंट में पार्टिसिपेट कर देते थे। अब ऐसा नहीं है, नाउ दे आर प्रोफेशनल, दे आर ओनली प्लेइंग क्रिकेट, और वो फिर इवेंट के अलावा सारी लीग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। एक्सपोजर उनके पास ठीक ठाक किस्म का है और उनके प्रॉपर अब बोर्ड भी बन चुके हैं और बोर्ड उनको प्रॉपर लेके भी चल रहा है। और ये आसान नहीं होता किसी भी इवेंट के अंदर, जिस तरह उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया, अभी इंग्लैंड को भी हराया, और मेरा ख्याल है कि ये कुछ टाइम लगता है ओबियसली एक बड़े स्केल पे जाने के लिए, बट उनके जर्नी की जो डायरेक्शन है वो बड़ी क्लियर है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट कोई 5-10 सालों के अंदर ये एक टॉप बी टियर के अंदर आपको स्टैंड करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, प्लेइंग 11 की थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि 3 नवंबर को ये मैच है साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान का। तो अभी जो खबरें आ रही हैं, अभी कंफर्म तो नहीं है फ़खर ज़मान की भी और पूरी जो हमारी प्लेइंग 11 पहले जो परफॉर्मेंस रही है, आपको लगता है प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली की जाएगी? देखिए, अगर फ़खर इंजर्ड होता है तो फिर आपके पास अगेन 2 ही स्लॉट बचते हैं, फिर आप हैदर अली, आसफ अली की तरफ देखेंगे। और हैदर की तो मेरा ख्याल अब चांस शायद ना दिया जाए, जिस तरह की उन्होंने पूर शॉट सिलेक्शन की। अगेन शायद आप आसफ अली को ही आपको देखना पड़ेगा कि आपको मिडिल ऑर्डर में फिर एक पावर हिटर चाहिए होगा जो तेज खेल सकता है। ओपनर में भी कोई तब्दीली देख रहे हैं ओपनिंग जोड़ी में? मेरा नहीं ख्याल, हमने जितनी बात कर छोड़ी और जरा 1% कोई हिलजुल नहीं देखी, तो उस पर तो मेरा ख्याल है कोई चांस ही नहीं है। चले जी, लेकिन ये मैच पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत जरूरी है। और इसमें यह है कि लास्टली कि अगर खुदा न खास्ता हम बुरे नोट के साथ वापस आते हैं तो फिर आप चेंजिंग देखिएगा, फिर आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नजर आएंगी। फिर आपको बोर्ड के अंदर भी तमाम ऊपर जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, हेलमेट ऑफ फेयर को जो डील कर रहे हैं लोग, उधर भी आपको नजर आएगा, फिर आपको कैप्टनसी में भी नजर आएगा, बिल्कुल, फिर आपको सिलेक्शन में भी नजर आएगा, बड़ा कुछ आपको नजर आएगा फिर। लेकिन चले, अल्लाह करे कि बुरे नोट से ना ही वापसी हो हमारी टीम की। दुआ पे आ जाते हैं। इरफान जी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अभी वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।